चाहे पेज नंबर 246 में नहीं इसका अभी एक्सट्रैक्ट्स भी तो बने पेज नंबर 246 निकलेगा। ये ऑनलाइन से सवाल आ रहा है, ये कल वाला रिवाइज कर लीजिए तुम। ये रेशियोस का टेस्ट सबमिट करवाना था, ये मुबीन जरा लेना है, रेशियोस का टेस्ट सबमिट करवाना था। ये पेज नंबर 246 पढ़ रहे थे, जरा शुरू से एंड तक कहीं आए थे, जहाँ तक वापस पढ़ना कोई भी नहीं दे रहा। ये कल मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे, वो तो हो गए ना भाई। कौन से पेजेस थे? 251 से लेके ये करनी है एग्जांपल रिवाइज, इसमें तो नहीं इशू कोई। चलिए जरा ये थ्योरेटिकल जरा पेज रहता था प्रोजेक्ट 246 पर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर लिया रिवाइज 251 से 254। तो कंफ्यूजन तो नहीं कल से रिलेटेड? चलिए सर पेज नंबर पेज 246 के मिड में आइएगा, गवर्नमेंट असिस्टेंस की कोई बातें हो रही थी, दरमियान से शुरू करें वहीं से कंप्लीट करते हैं। गवर्नमेंट असिस्टेंस गवर्नमेंट के वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जो किसी एक एंटिटी या रेंज ऑफ एंटिटीज को मिलते हैं, लेकिन IAS 20 के मुताबिक गवर्नमेंट असिस्टेंस में वो चीज़ें शामिल नहीं हैं जिनका बेनिफिट एंटिटी को इनडायरेक्टली मिलता है। जरा देखते जाए, मैं वहीं से ट्रांसलेट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट असिस्टेंस दरमियान मेरे पैराग्राफ है, उसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। IAS 20 के मुताबिक गवर्नमेंट असिस्टेंस में वो असिस्टेंसेस शामिल नहीं है जिनका एंटिटी को बेनिफिट इनडायरेक्टली मिलता है। उसकी दो एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। नंबर एक, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर गवर्नमेंट ने डेवलप किया या कंपेटिटर्स पे कोई कंस्ट्रेंट्स लगा दी, क्या ये असिस्टेंसेस हैं? लेकिन IAS 20 में इन असिस्टेंसेस को स्टैंडर्ड में कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इसका ना तो कोई अकाउंटिंग एंट्री होनी है और ना ही इसका कोई शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज करना। देन इसके नीचे है फिर एग्जांपल समझ आ गई थी जो जेके वाली थी, क्या थी एग्जांपल? पढ़ के बता। कौन सी फैसिलिटीज दे रही थी गवर्नमेंट? तो इसका क्या आंसर देंगे अगर आपको इस पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए? सेंटेंस पढ़े इसका रिक्वायरमेंट आंसर में, सॉरी। above actions affecting general trading conditions are not government assistance as per, in other words इसका ना कोई इसकी एंट्री करनी है आपने और ना ही इसका कोई शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज करना है। देन जरा एक और चीज पर मैं इसकी एक समरी से लिखवाता हूँ। देन नेक्स्ट लिखा हुआ था गवर्नमेंट ग्रांट्स, इसकी डेफिनेशन शुरू करें। गवर्नमेंट ग्रांट भी गवर्नमेंट की असिस्टेंस है, लेकिन ये किस फॉर्म में होती है? ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज में दोनों चीजें आ सकती हैं, कैश भी हो सकता है, कोई फिजिकल एसेट भी हो सकता है, कोई लैंड या बिल्डिंग भी हो सकती है। और फिर इस गवर्नमेंट ग्रांट की कोई या तो ये पास्ट की किसी वजह से, इवेंट की वजह से होगी, या फ्यूचर की कोई कंडीशंस आपने मीट करनी होगी। ठीक है, अब हाउएवर पे आ जाए, हाउएवर पढ़ रहे हैं। अब गवर्नमेंट ग्रांट्स में से भी दो चीजें एक्सक्लूड हो रही हैं। दे एक्सक्लूड दोस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, इसकी मैंने कल आपको नंबरिंग करवा रहा था।
तो पहले नंबर एक लगा लें इसको, विच कैन नॉट रीजनेबली हैव अ वैल्यू प्लेस्ड अपॉन देम। और दूसरा जो आ रहा है एंड ट्रांजैक्शन, इसको नंबर 2 करना। गवर्नमेंट ग्रांट में नंबर 1 वो असिस्टेंसेस शामिल नहीं है जिन पे अमाउंट की वैल्यू लगाना मुश्किल है। और नंबर 2 गवर्नमेंट के साथ वो ट्रांजैक्शंस भी गवर्नमेंट ग्रांट में शामिल नहीं है जिन्हें बिजनेस की नॉर्मल ट्रांजैक्शन से अलग करना मुमकिन नहीं है। इसके मैंने एक एग्जांपल लिखवाई थी सेकंड की। अगर कोई वीट सप्लायर है, वो बाकियों को भी चीजें बेच रहा है, वीट बेच रहा है, लेकिन साथ साथ अगर गवर्नमेंट को भी चीजें बेच रहा है तो गवर्नमेंट एक भी कस्टमर की तरह हो जाएगी। तो ये जो गवर्नमेंट ने फायदा पहुंचाया, इससे वैसे उसका फायदा होगा। गवर्नमेंट अगर चीजें खरीदेगी तो इससे भी फायदा होगा, लेकिन ये उसकी नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। गवर्नमेंट भी अगर एक कस्टमर की तरह चीजें खरीद लेगी तो इसको भी हम गवर्नमेंट ग्रांट में स्पेसिफिकली कंसिडर नहीं करेंगे। तो कौन सी दो चीजें, पहले वर्ड्स पढ़ने फिर इस एग्जांपल में बताता हूं। वर्ड्स बोलने सही याद करने पड़ेंगे। ऐसी असिस्टेंसेस जिन पे वैल्यू नहीं प्लेस की जा सकती, और नंबर 2 गवर्नमेंट के साथ ऐसी ट्रांजेक्शन जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन के साथ डिस्टिंग्विश करना मुश्किल। नेक्स्ट पेज पे एक एग्जांपल्स देखें फिर उसके बाद दोबारा पढ़ते हैं। अब ये इन्हीं दो चीजों की एग्जांपल्स है नेक्स्ट पेज पे। कहता है गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉलोइंग टू द XYZ लिमिट, फ्री टेक्निकल एडवाइस। फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री लगाई गई है और जिसने फैक्ट्री लगाई है उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है चीजें बनाने की, तो गवर्नमेंट ने पैसे देने की बजाय या कोई और एसेट देने के बजाय अपने टेक्निकल लोगों को ये कह दिया है कि इन्हें जाके टेक्निकल सर्विसेज दे दें, और गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट पैसे नहीं ले रही। तो इसको क्या कह दिए यहाँ पर, फ्री टेक्निकल एडवाइस। किससे किसको क्या मिला, गवर्नमेंट से XYZ लिमिटेड को टेक्निकल एडवाइस मिली है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके पैसे नहीं दिए। पहले चारों पूरी करना फिर उसमें से देखते हैं क्या चीज है। इस तरह फ्री मार्केटिंग एडवाइस फॉर एक्सपोर्ट टू सेंट्रल यूरोप। मार्केटिंग एडवाइस का मतलब अपनी चीजें कैसे, टेक्निकल एडवाइस हुई है ना, अपनी चीजें कैसे बनानी है। मार्केटिंग मींस अपनी चीजें कैसे बेचनी है। तो गवर्नमेंट ने मार्केटिंग एडवाइस दी है ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जा सके यूरोप में फॉर एग्जांपल, और गवर्नमेंट ने इस मार्केटिंग एडवाइस के अगेंस्ट पैसे नहीं दिए। तो ये भी क्या गवर्नमेंट की असिस्टेंस है, गवर्नमेंट असिस्टेंस है सर, लेकिन क्या इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज है, ना कैश आ रहा है ना फिजिकल एसेट आ रहा है, सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है। तो पॉइंट 1 में कौन सी दे रही है, टेक्निकल एडवाइस, मार्केटिंग एडवाइस। फ्री का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने अपने पर्सन्स को कहा आप एडवाइस दें, पैसे अगर लेने तो हमसे लीजिएगा, इससे नहीं लेने, हमें फ्री मिल जाएगी। एक और पढ़ा, फ्री प्रोविजन ऑफ गारंटी। प्रोविजन ऑफ गारंटी का मतलब हो जाएगा यहाँ प्रोवाइडिंग ऑफ गारंटी, प्रोवाइडिंग ऑफ गारंटी, तो प्रोविजन ऑफ गारंटी लिखा हुआ। सेंटेंस पूरा कर ले, इसका मीनिंग समझने फिर। फ्री प्रोविजन ऑफ गारंटीज फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड विद यूरोपियन कंट्रीज। अब ये एक्सपोर्ट क्या होती है, चीजें बाहर बेचना। अब फॉर एग्जांपल आपका कोई यूरोप में कस्टमर है, उसका आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसका रिस्क ये रहेगा कि पता नहीं हम उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हैं या नहीं। हमने चीजें भेजनी है, उसने हमें पैसे देने हैं। पैसे तो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आते हैं, लेकिन अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो हम एक दूसरे मुल्क में, वो दूसरे मुल्क में, तो खदशा ये रहेगा कि सब हम जो चीजें हैं वो टाइम पे भेजते हैं या नहीं भेजते। तो समटाइम गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, इस केस में अपनी गारंटी दे देती है कि इस पर्सन की गारंटी हम देते हैं, इंशाल्लाह ये चीजें आपको टाइम पे और सही क्वालिटी की भिजवाते रहेंगे। तो अगर यहाँ पे फ्री गारंटी दे दी तो ये भी हमें एक बेनिफिट मिलेगा इससे। तो किसने किसको क्या गारंटी दी है, गवर्नमेंट ने किसको, XYZ के बिहाफ पे, किसको, जिसको हम चीजें बेच रहे हैं। कहाँ है वो बंदा, यूरोपियन कंट्रीज में। गवर्नमेंट ने XYZ लिमिटेड के बिहाफ पे यूरोपियन कंट्रीज में जिनको अपने एक्सपोर्ट करनी है उनको ये गारंटी दी है कि हम इस पर्सन के हवाले से बता कह रहे हैं कि आप बेफिक्र रहें, इसके साथ ट्रांजैक्शन करें, या आपको सही चीजें टाइमली पहुंचा दिया करेगा। गवर्नमेंट्स के साथ रिलेशनशिप रखना आसान है, लेकिन किसी मुल्क में किसी स्पेसिफिक बंदे के साथ डीलिंग्स करना जिसको आप ना भी जानते हो दूसरे मुल्क में बैठा है, जरा मुश्किल हो जाता है। तो गारंटीज लेते हैं
वो कस्टमर क्या आप बताएं जी, हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो कर लें लेकिन बाद में अगर हमें चीज़ें सही क्वालिटी की ना मिली तो हम फिर किधर जाएंगे। तो उस केस में अब किसने किसको किसके ब्याह पे क्या दिया? गवर्नमेंट ने यूरोपियन कंट्रीज में जो कस्टमर्स हैं उनको गारंटी दी है किसके ब्याह पे? अब क्या XYZ को इसका कोई फायदा होगा? अब तीनों में पॉइंट 1 2 और 3 जरा पढ़े दोबारा फिर से। तीनों में कोई ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज नहीं है सच। गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ सर्विसेज दे रही है जिसका बेनिफिट हमें मिल रहा है। तो क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट है? पिछले पेज पे जाना। गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? कौन सी ग्रांट होती है? देखिए हमने जितनी भी गवर्नमेंट ग्रांट की काउंटिंग पढ़ी है उसमें या तो कोई कैश इन्वॉल्व है या फिजिकल एसेट है। तो ये उस तरह से गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। ये हाउएवर वाले पैराग्राफ में है जो इसके एंड में लिखा था 246 में। हाउएवर दे एक्सक्लूड, गवर्नमेंट ग्रांट में सब क्या चीज एक्सक्लूड हुई थी? नंबर 1। अब देखिए गवर्नमेंट ने जो हमें एडवाइसेस दी हैं, टेक्निकल एडवाइस दी है, मार्केटिंग एडवाइस दी है, ये गारंटी दे रही है, इसके अगेंस्ट अब गवर्नमेंट पैसे नहीं ले रही। तो अब इनमें ये कितनी अमाउंट की सर्विसेज है ये हमारे लिए अब डिटरमिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो विच क्या वर्ड्स लिखे हुए थे? विच कैन नॉट हैव वैल्यू प्लेस, मतलब वैल्यू के ऊपर लिखनी, अमाउंट की बात हो रही है। तो अमाउंट डिटरमिन करना अगर आपको मुश्किल हो गया, क्यों वैसे मुश्किल हो गया? सर्विसेज ली जा रही हैं और पैसे नहीं दिए जा रहे, तो कितने की ये सर्विसेज है? अगर इन्हें अमाउंट देना मुश्किल हो गया तो फिर इसे गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन में से निकाल देंगे और इसका सिर्फ शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोजर दें। तो मैं अभी आपको एक फ्लो चार्ट सा भी बनवाता हूँ। तो इन तीनों में प्रॉब्लम क्या है? बल्कि तीनों में कॉमन क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस है। सर जी, कोई गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस है, हमें फायदा है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज के एंगल से नहीं है। देयरफॉर ये वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं। लेकिन ये गवर्नमेंट ग्रांट में से एक्सक्लूड इसलिए हो गई है क्योंकि इसके अगेंस्ट अब हम अमाउंट डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक लास्ट भी कर लें, फिर अब बात आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट पेज पे एक नंबर 4 पढ़े, सपोर्टिव गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट। वर्ड याद रखना जरा, प्रिक्योरमेंट क्या मीनिंग बताया था ये लिखना जरा दोबारा। सपोर्टिव गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट का मीनिंग होता है परचेस। कोई एसेट आपने प्रिक्योर किया, इसका सिंपली मतलब होगा एसेट आपने खरीदा, परचेज किया। तो सपोर्टिव गवर्नमेंट परचेज पॉलिसी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट सेल बाय XYZ लिमिटेड। इसकी तो एग्जांपल मेरा ख्याल मैंने आपको उधर लिखवा भी दी है, ऐसे लिखवाई थी पिछले पेज पर। ट्रांजैक्शन विद गवर्नमेंट दैट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, मतलब हम चीजें बेच रहे हैं, कस्टमर्स को भी अदरवाइज बेच रहे हैं और उन्हीं चीजों में से कुछ गवर्नमेंट भी हमारी चीजों की खरीदार बन गई है। अब इससे भी हमें फायदा तो हो रहा है, लेकिन ये वो ट्रांजैक्शन है जो हमारी नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो अगर गवर्नमेंट भी हमारा कस्टमर बन गई है तो इसको भी हम कोई एसेट डबल एंट्री करके रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इन चीजों से हमें फायदा जरूर हो रहा है, तो देयरफॉर हम इनका शेयर होल्डर्स को सिर्फ एक डिस्क्लोजर देंगे। नीचे जरा एक मिनट आंसर पढ़ने में सर। ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द above benefits provided government will be considered as government grant। आपने बताने क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट्स कंसिडर होंगी? 1 से 3 तक पढ़ने जरा क्या लिखता है? आइटम्स 1 to 3 कौन सी है? 1 to 3 आर नॉट गवर्नमेंट ग्रांट्स, क्यों नहीं है? एज दीज आर गवर्नमेंट असिस्टेंसेस दैट कैन नॉट रीजनेबली हैव अ वैल्यू प्लेस्ड अपॉन देम। तो ये किस वजह से गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं है? पढ़ ले ये सेंटेंस सही याद करना पड़ा। एज दैट as these are government assistances that cannot reasonably have a, ये क्या मतलब है? वैल्यू प्लेस्ड अपॉन देम, कैन नॉट reasonably have value। इनको अमाउंट देना हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि हम पैसे दे नहीं रहे। और आइटम नंबर 4 इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट एज इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल जर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये चारों में जरा दोबारा देखें ये आंसर जरा, क्या ये चारों में से कोई एक भी गवर्नमेंट ग्रांट है? पहली 3 क्यों नहीं है? बोलना है प्लीज बोलना है। पढ़ के यार, पढ़ के वर्ड जरा नहीं है याद। पेज नंबर 247 के नीचे आधा सफा मेरा ख्याल खाली है, वहां ना इसके इधर एक शॉर्ट सी समरी जरा लिखना है, पूरा पेज जो पिछला पेज पढ़ना पड़ा, पेज 246। ये सर जी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकल फॉर्म भी, जनरल एंट्रीज भी, एक्सट्रैक्ट्स भी। तो थोड़ा
कंप्लीट करना, फिर क्वेश्चन की तरफ भी हमने आना, तो हर एंगल से क्लियर होना चाहिए। एक हेडिंग लिखें, गवर्नमेंट असिस्टेंस, या इस तरह करें, पता नहीं अब स्पेस आपको कितनी चाहिए होगी, मुझे जरा कंप्लीट कर लेना। एक मैंने जरा समरी सी लिखनी, पहले आप जरा ढूंढ लीजिएगा मैं जो लिख रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू पेज नंबर 246 सही लिख रहा हूँ। मैंने क्या हेडिंग लिखी है? अगर गवर्नमेंट असिस्टेंस है कि पेज नंबर 246 पे ढूंढना साथ साथ जो मैं लिखूंगा, इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ या प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सड़कें बना देना, पुल बना देना, टनल्स बना देना। प्रोवाइड प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और imposition of constraints on competitors। अगर गवर्नमेंट की असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या कंपेटिटर्स पे कंस्ट्रेंट्स लगा दें, तो ये जो चीज है नॉट अ, बताएंगे, नॉट अ गवर्नमेंट असिस्टेंस अकॉर्डिंग टू IAS 20, नॉट अ गवर्नमेंट असिस्टेंस अकॉर्डिंग टू IAS 20 का मतलब ये है नाइदर एनी एंट्री, मतलब ना आपने इसी को एंट्री करनी है, नॉर एनी डिस्क्लोजर, ना आपने इसी को डबल एंट्री करनी है। तो गवर्नमेंट ने अगर सड़क बनाती है, कोई पुल बनाती है, कोई कंपेटिटर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, ना इसकी को डबल एंट्री करनी है और ना ही इसको इंग्लिश में लिख के नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शेयर होल्डर्स को बताना, ना ही क्या करना है, ना ही क्या करना है। ये डिस्क्लोजर में से वर्ड पता है किसी को? डिस्क्लोजर ये नोट्स बनते रहे, तो ना ही नोट्स में जाके शेयर होल्डर्स को इसके बारे में बताना और ना ही इसकी को डबल एंट्री। ठीक है, ठीक है सर। तो ये मैंने किसको कवर किया? अगर आप पेज देखें तो मैंने दरमियान में जो पैराग्राफ था उसको कवर करने की कोशिश की। अब आ जाओ अपोजिट साइड पर, गवर्नमेंट असिस्टेंस अगर गवर्नमेंट ग्रांट की शक्ल में और ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज में in the form of government grant, in the form of transfer of resources। ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज में क्या क्या आ सकता है सर? ये प्लीज बता दें यार। तो आप इसको अकाउंट फॉर भी करेंगे, अकाउंट फॉर का क्या मतलब है? एंट्रीज भी करेंगे और एज वेल एज डिस्क्लोजर भी देंगे। अकाउंट फॉर का मतलब कैश डेबिट ग्रांट इनकम या कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम या कैश डेबिट एसेट क्रेडिट, ये एंट्रीज भी करेंगे और डिस्क्लोजर भी मतलब देंगे, शेयर होल्डर्स को बताएंगे कि हमें ये जो ग्रांट मिली है पास्ट एक्सपेंसेस के लिए मिली है, फ्यूचर के लिए मिली है, या एसेट के अगेंस्ट मिली है, डेप्रिशिएबल पे मिली है, तो नोट्स में ये लिखेंगे भी। ये वाली शायद भी बात नहीं हुई, लेकिन क्या भी करेंगे और क्या भी करेंगे, डबल एंट्रीज भी करेंगे और शेयर होल्डर्स को उसकी नेचर भी बताएंगे, ये ग्रांट किस शक्ल में मिली है, फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए, एसेट्स वगैरह के लिए, तो इसकी डबल एंट्री भी और डिस्क्लोजर भी देंगे एज पर IAS 20। लेकिन इस गवर्नमेंट ग्रांट में से एक्सक्लूड है, जरा ढूंढ के बताएं पेज नंबर 246 पे, हाउएवर वाला जो पैराग्राफ है। हाँ जी, थोड़ा सेंटेंस जरा बनवाएं जरा। दोज असिस्टेंसेस, ये सर सेंटेंसेस याद करके लिखने पड़ते हैं, तो अगर एक दफा लिख लेंगे, एक दफा इंशाल्लाह बार बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएंगे। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ जरा आप जरा खुद से देख के भी वर्ड्स बोलें। दोज असिस्टेंसेस which cannot reasonably have
value placed upon them. लेकिन इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है, मतलब इतने बड़े बड़े वर्ड्स का मीनिंग क्या है? Those circumstances which cannot, मतलब असल में क्या है इसका? अमाउंट इनके अगेंस्ट मिनिमम। इसके एग्जांपल्स में कौन सी तीन चीजें याद रख लें नेक्स्ट पेज पे? टेक्निकल एडवाइस, मार्केटिंग एडवाइस, प्रोवाइडिंग ऑफ गारंटी बाय द गवर्नमेंट। फ्री 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 तीनों के साथ वर्ड है, फ्री टेक्निकल, फ्री मार्केटिंग एंड फ्री प्रोवाइडिंग ऑफ द गारंटी बाय द गवर्नमेंट टू द कस्टमर्स। ठीक है, तीन इसकी एग्जांपल। वापस जाए तो 46 पर, दूसरी कौन सी चीज है इसमें? दोज ट्रांजैक्शंस, हाँ जी ठीक है, दोज ट्रांजैक्शन विद गवर्नमेंट, दोज ट्रांजैक्शंस with the government which cannot be distinguished from, which cannot be distinguished from normal trading transactions। और इसके एक एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे, पॉइंट नंबर 4। नहीं वो भी है, मतलब वो तो कोई भी हो सकता है ना, गवर्नमेंट ने कोई भी चीज आपसे खरीदी है, वो तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया था, जो कॉमनली गवर्नमेंट से वीट प्रिक्योरमेंट करती है हर साल ताकि शॉर्टेज हो तो अपना स्टॉक रिलीज कर दे। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई भी अगर आपसे चीज खरीदी है बाकी कस्टमर्स की तरह, तो वो भी यकीनन गवर्नमेंट की तरफ से आपका फायदा तो पहुंच रहा है, लेकिन उन ट्रांजेक्शन्स को भी एज सच अकाउंट फॉर अलग करने की जरूरत नहीं है, शेयर होल्डर्स को अलग बताने की जरूरत नहीं है एंट्री करके। इन दोनों का सिर्फ क्या होना है, नहीं इन दोनों का कुछ होना है, इनका डिस्क्लोजर होना है, डिस्क्लोजर इन नोट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स में से ये दो चीजें एक्सक्लूड हुई हैं, इनकी डबल एंट्री नहीं होनी, इनका सिर्फ नोट्स में जाके शेयर होल्डर्स को बता देना है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने हमें फ्री एडवाइसेस दी हैं, या गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ चीजें खरीद रही है जिसकी वजह से हमें बेनिफिट हो रहा है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर या कंपेटिटर्स पे जो कंस्ट्रेंट वाला पॉइंट है, उसका ना डिस्क्लोजर है और ना इसकी अकाउंटिंग एंट्री है। गवर्नमेंट अगर ग्रांट है रिसोर्सेज के ट्रांसफर की फॉर्म में, तो उसकी एंट्री भी है, डिस्क्लोजर भी है। और अगर गवर्नमेंट ग्रांट में से ये दो चीजें निकाल दी जाए तो इनकी डबल एंट्री नहीं है, इनका सिर्फ क्या करना, डिस्क्लोजर इन नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अब बन जाएगा पेज, इधर ही बना लीजिएगा ताकि बाद में शायद पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी को अगर पढ़ लेंगे तो शायद मैक्सिमम चीजें याद आ जाएंगी। अब जब आप लिखेंगे तो काइंडली रिक्वेस्ट, पहले आप जरा एक साइड पे लिखो, ये मैं लेकिन लिखते हुए काइंडली जरा बोल के लिखिएगा ताकि जरा कुछ चीजें याद हो। तो जिस तरह भी आपने मुझे लिखवाया है, इसी तरह खुद भी बोल के अपने आप को लिखो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है। सर इसको हैंड दे दो, हैंड दे दो।
ये लेफ्ट साइड पर लिखिए। ये लेफ्ट साइड होगी। ये सुमन साहब अगर आपने लिख लिया तो पेज नंबर 245 पर। ये क्वेश्चन वन नहीं ये ठीक है। नहीं, अब असल में गवर्नमेंट ने कौन से बंदे हायर किए थे, क्या वो उसी स्किल के थे या नहीं थे, तो फिर डिपेंड करेगा ना मार्केट। ये नोटेड है सर। एक एग्जांपल वाले करना पेज नंबर 245 पे, फिर इसमें दो डेफिनेशंस रहती हैं, वो फिर कंप्लीट करते हैं। या स्टूडेंट्स नोट कर लें। प्रॉब्लम सर जी फिर वही है ना, जिस तरह रेशियोज में कमेंट्स लिखने पड़ते हैं, थ्योरेटिकली क्वेश्चन फिर एक दफा हमारे सामने। अब इसका जवाब सिंपल ये नहीं होना कि नहीं ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, ये है, इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ना अपने वर्ड्स में, और अपने वर्ड्स में से मैक्सिमम वर्ड्स वही होने चाहिए जो स्टैंडर्ड के वर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ मैं आपको होमवर्क के तौर पे लिखने को कहूँगा। आई होप कि आप मेरी बात अपने जहन में रखते हैं। आगे ये नोट कर लिया सबने, पढ़े जी क्वेश्चन। डिस्कस how the following should be dealt with in the financial statements of the relevant entities according to the IAS 20, accounting for government grants and disclosure of government assistance। ये अपना नॉलेज जरा पहले अप्लाई करें। Scenario 1, government makes a grant to an entity which is planning to develop a teaching software for children with learning difficulties। क्या मीनिंग है?
गवर्नमेंट ने एक ऐसी एंटिटी को ग्रांट दी है जो एंटिटी क्या करना चाहती है, तो टीचिंग सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है किन बच्चों के लिए, तो शायद डिसेबल्ड है, लर्निंग डिफिकल्टीज हैं जिन्हें। The purpose of the grant is to help the entity to meet its general financing requirement in the initial phase. इस लाइन का क्या मतलब है? ग्रांट इसलिए दी जा रही है ताकि एंटिटी को हेल्प की जा सके, और वो अपने जनरल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट का मतलब पैसों की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके शुरू के फेज में। लास्ट सेंटेंस अंडरलाइन करें, देयर आर नो फर्दर कंडीशंस अटैच्ड टू द गवर्नमेंट। जी सर, क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट है सर? कोई फ्यूचर कंडीशन इसके साथ अटैच है? क्या करना चाहिए इसमें? नहीं, इसी की कोई एंट्री करें या नहीं? क्या एंट्री करें? डेफर कर लें, डेफर कर लें। ग्रांट फॉर एसेट्स है नहीं, टीचिंग सॉफ्टवेयर तो उसने बनाना, ऐसा हमने पैसे दे दिए ताकि इनिशियल फेज में जो पैसों की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, लेकिन क्योंकि फ्यूचर कंडीशन अटैच नहीं है, इसलिए जिस पीरियड में शायद ये ग्रांट मिलेगी उसी पीरियड में इसे इनकम बना लेना चाहिए। आ जाएगी सर? तो पहले जरा सारी सिनेरियोस पढ़ लें, फिर नीचे इसके आंसर आपने पढ़ लें। बी पढ़े। A manufacturing entity set up a plant in an area of high unemployment. A government grant of rupees 4 million is received. The condition the grant is repayable in full if the number of employees fell below 100 at any time during the next 4 years. Next line underline करें. It is highly probable that entity will not comply with the condition attached to the grant. अगर बीच में नॉट हो जाए फिर क्या करेंगे? फिर तो ये पेएबल हो जाएगा, फिर तो ये इनकम वाली बहस नहीं है, लेकिन डेफिनेटली नॉट नहीं लिखा हुआ, वही लिखा हुआ जो आपको नजर आया। जी ये दोबारा पढ़ें और अपना आंसर बताएं अपने वर्ड्स में। नहीं पूरा, जरा पूरी बात करते हैं। अच्छा वैसे ना यहाँ डिस्कस का जब मतलब होता है ना, इसमें फिर एंट्रीज वो ऐसे मांग नहीं ना, तो एंट्रीज आपने लिखनी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एंट्री अगर आप बताना चाहते हो एक्सप्लेन कर देंगे। मीन्स उससे अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि डेफर तो रादर देन कि आप एंट्री लिखें, आप ये कह देंगे कि इनिशियली ग्रांट शुड बी रिकॉर्डेड एज या क्रेडिटेड एज डेफर्ड ग्रांट एंड देन इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ, देख के बताएं जरा, 4 इयर्स। वैसे डेफर होना चाहिए इसे, तो कंडीशन है इसकी, क्या ये प्रोबेबल है कि हम उन कंडीशंस को मीट कर लेंगे, तो देयरफॉर हम इसे ग्रांट को पहले डेफर कर देंगे और डेफर करके 4 सालों में इनकम बनाएंगे। ओके प्लीज। सी, free technical advice has been provided by the government's export promotion department to help an exporter to market his new technology in the North America. ये पढ़े और दोबारा बताएं इसका क्या करें। अभी एग्जांपल जो है ना ये 3-4 ये आपको उधर वाली याद रखनी है, उसकी बेस पे आप डिसीजन लेना। क्या ये भी गवर्नमेंट ग्रांट है? इसकी एंट्री तो नहीं करेंगे, लेकिन ये कौन सी ट्रांजैक्शन जरा आगे पढ़ के नहीं, ये कौन सी ट्रांजैक्शन which cannot be distinguished है, which is एक गवर्नमेंट के साथ कैसी ट्रांजैक्शन है जिसे डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता या इस पे वैल्यू प्लेस नहीं की जा सकती। पूरे वर्ड जरा देखिए पढ़े आगे नेक्स्ट पेज पे। ये दो सेंटेंसेस हैं which cannot have a reasonable value placed upon them। 3 दफा ये सेंटेंस बोले। तो इनकी डबल एंट्री तो नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, इसका नोट्स में डिस्प्ले करेंगे। आप जरा काइंडली पेन पकड़े और नीचे आंसर्स लिखे हुए तीनों के, और प्लीज इंग्लिश में पढ़ें और मेन कोई वर्ड्स खुद से हाईलाइट करें। सिनेरियो ए का आंसर नीचे ए 1 2 3 करके लिखा हुआ, ए बी सी का। ये पढ़ लिया पॉइंट 1, किस एंट्री की बात हो रही है? कैश रिसीवेबल डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट।
एंड में वाले वर्ड्स भी अंडरलाइन करें, कहता है विद डिस्क्लोजर, साथ शेयर होल्डर्स को बता भी दें ये किस लिए मिली है। एक मतलब मीन्स उसे इंग्लिश में सेंटेंस भी लिख के शेयर होल्डर्स को बता दें, एंट्री भी कर लें और इसका डिस्क्लोजर भी बता दें। डिस्क्लोजर का मतलब शेयर होल्डर्स को नोट्स में जाके बता भी दें कि ये ग्रांट क्यों मिली है। वैसे आपको पता है क्यों मिली है? बताएं। इनिशियली फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मिली है, उस टीचिंग सॉफ्टवेयर के लिए जो हम चिल्ड्रंस के लिए बना रहे हैं जिन्हें लर्निंग डिफिकल्टीज। तो ये जो सेंटेंस इंग्लिश का ये सिंपली डिस्क्लोजर। सेकंड पॉइंट, ये पढ़िए पॉइंट। ऐसा बेहतरीन तरीके से पूरा जो काउंटिंग एंट्रीज थी उसको एक्सप्लेन कर दिया। कर दिया सर, क्या एक्सप्लेन कर दिया सर? मेरी तरफ देखे पता। सबसे पहले क्या करें? रेफर करें, फिर क्या करें? 4 साल के पीरियड में इसे इनकम बनाएं, या कैसे बनाएं, या ग्रांट इनकम अलग रिकॉर्ड करें, या उन खर्चों से लेस करें जिनके अगेंस्ट ग्रांट, और जो रिमेनिंग बच जाएगी उससे। अच्छा, बैलेंस शीट का मीनिंग वैसे पता? वैसे तो ये वर्ड अब बदल गया हुआ है, साथ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को वैसे तो वर्ड ऐसे से खत्म होता जा रहा है, लेकिन पहले बैलेंस शीट भी कहते थे। तो जो बच जाएगी ग्रांट उसका क्या करें? उसे डेफर इनकम के तौर पर लाइबिलिटीज में डिस्क्लोज करें। लास्ट पॉइंट, शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है? एंट्री तो ना करें, हाउएवर क्या करें? एन इंडिकेशन ऑफ सच एसेट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स ऑफ रजिस्टर। आई होप ये बात कुछ क्लियर होगी। तो ये सिनेरियोज भी आते हैं सर, तो अकॉर्डिंगली एंट्रीज के साथ साथ इन सिनेरियोज को लिखने का भी फिर तरीका पता होना चाहिए। अरे 2 डेफिनेशंस पहले खत्म करना। वेन अबाउट 247 पे 2 डेफिनेशंस है वैसे ही। बारह सेंस तो सारी समझ आ गई है? तो पढ़ के तो अच्छा लगता है, लेकिन एक स्टेज वो भी आनी चाहिए कि लिख के भी अच्छा लगे। पेज नंबर 247 के मिड में जहां ये आंसर था उसके नेक्स्ट लाइन में 2 हेडिंग्स लिखी हुई लास्ट। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट होती है और ग्रांट रिलेटेड टू इनकम एज अ कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस भी होती है। तो इनके जरा डेफिनेशंस लिखी हुई, आने जरा इन्हें भी फाइनल करो। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स पढ़े। आर गवर्नमेंट ग्रांट्स whose primary means main condition is that entity qualifying for them should purchase, construct or otherwise long-term asset means non-current asset। कौन सी ग्रांट रिलेटेड टू एसेट कहलाएगी? एक ऐसी ग्रांट रिलेटेड टू एसेट कहलाएगी जिसकी मेन कंडीशन ये है कि या तो एसेट को खरीदा जाए या उससे बनाया जाए या किसी और तरीके से उसको हासिल किया जाए। किसको हासिल किया जाए? अगर किसी ग्रांट की कंडीशन ये है कि किसी नॉन करंट एसेट को या बनाना है, खरीदना है या एक्वायर करना है, तो ऐसी ग्रांट क्या कहलाएगी? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। यही होगी ना? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट कौन सी होगी? जिसमें क्या करना होगा जी? डिस्क्लोजर में बेटा होगा, पॉइंट नंबर 2 में भी डिस्क्लोजर होगा। सब्सिडी का मतलब ये है कि सेकेंडरी कंडीशंस। प्राइमरी क्या हो गई? मेन नहीं, मेन कौन सी ग्रांट रिलेटेड एसेट? अगर तो मेन जो ये है कि एसेट खरीदना है, बनाना है, ठीक है, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट कुछ एडिशनल सेकेंडरी कंडीशंस भी अटैच कर सकती है। सेकेंडरी सब्सिडी कंडीशंस में आल्सो भी अटैच रिस्ट्रिक्टिंग द टाइप और लोकेशन, किस तरह का एसेट लेना है, किधर लगाना है, और द पीरियड, कितने साल ऑपरेट करना है, कितने साल उसको रखना लाजमी है। ये कंडीशंस भी अटैच हो सकती हैं। मेन कौन सी कंडीशन होगी कि एसेट खरीदना है या बनाना है, लेकिन साथ कौन सी कंडीशन भी हो सकती है? कौन सा खरीदना है, कहाँ लगाना है, कितने अरसे रखना है, चलाना है, ये भी कंडीशन सेकेंडरी हो सकती हैं। मेन कौन सी होगी? और सर जी मेन कौन सी है सर? लेकिन उसके साथ दूसरी कंडीशंस भी अटैच हो सकती है। ठीक है, ये कौन सी ग्रांट हो गई? ग्रांट रिलेटेड एसेट
एक ग्रांट रिलेटेड टू इनकम की डेफिनेशन सबसे मुश्किल है। दीज आर दोज गवर्नमेंट ग्रांट्स व्हिच आर अदर देन रिलेटेड टू एसेट। क्या मतलब वो, अगर एक ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं है तो ऑटोमेटिकली कौन सी बन जाएगी, मींस उसे ग्रांट रिलेटेड टू इनकम की कोई अपनी डेफिनेशन नहीं है। अगर कोई ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है तो ठीक है, और अगर वो रिलेटेड टू एसेट नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद ही क्या बन जाएगी, तो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। आई होप इतनी मुश्किल भी नहीं थी वैसे। हाँ, एग्जांपल्स में से मुझे आपने आइडेंटिफाई करके बताना है इन चार में से कि कौन सी ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है और कौन सी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। कंसिडरेशन प्लीज। नंबर 1, ग्रांट बाय फेडरल गवर्नमेंट on condition to import and install new power generation plant in Pakistan. Number 2, grant by provincial government on condition of construction and operation of factory in a specific rural area. Grant by sports ministry for conducting football league for next 3 years. Grant by Ministry of Manpower for maintaining low labor turnover in last 5 years. ये लो लेबर टर्नओवर का अंडरलाइन करें। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉइज के छोड़ का जाना, एम्प्लॉइज का छोड़ के जाना। लेबर टर्नओवर, अगर एम्प्लॉइज बार बार छोड़ के जा रहे हो तो उसका मीनिंग तो ये होता है कि आपके बिजनेस में एम्प्लॉइज का टर्नओवर बहुत ज्यादा है, जॉब लोग छोड़ के जा रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं है शायद। तो लो लेबर टर्नओवर का मीनिंग क्या होगा कि लोग नहीं छोड़ के जाना चाहते आपके साथ, वो बड़े अच्छे सेट हो गए, लोग चाहते हैं आपके साथ ही काम करें, एम्प्लॉइज आपके पास से छोड़ के नहीं जाना चाहते। तो अब जरा फोर्थ दोबारा पढ़ लें। ग्रांट बाय मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर फॉर मेंटेनिंग, किसने ग्रांट दी है, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर। क्यों ग्रांट दी है, फॉर मेंटेनिंग लो लेबर टर्नओवर इन फ्यूचर इन लास्ट 5 years। पिछले 5 सालों में हमारे फैक्ट्री में लेबर का टर्नओवर बहुत थोड़ा रहा है, गवर्नमेंट हमारी इस कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने देर पर हमें ग्रांट दे दी है। वो एक अलग बात करते हैं, बाद में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, लेकिन पहले ये डिसाइड करें ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है। तो कौन कौन सी ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, पहली 2 ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, थर्ड एंड फोर्थ जिसमें एसेट इन्वॉल्व हो जाएगा वो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, और अगर एसेट इन्वॉल्व नहीं है तो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम बन जाएगी। और ये लास्ट पढ़ा था अभी आपने, इसे रिकॉर्ड कब करना चाहिए, ये जो ग्रांट है ये पिछले सालों की परफॉर्मेंस की वजह से ग्रांट मिली है, तो ये फ्यूचर कंडीशंस की वजह से नहीं है, तो देयरफॉर इसे इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है। इससे थर्ड वन जो है, ये जो थर्ड वन थी इसे डेफर करना चाहिए और अगले 3 सालों में इनकम बनाना चाहिए, और जो एसेट से रिलेटेड है उनको तो डेफर करके फिर एसेट के साथ डेप्रिशिएट करना चाहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, व्हिचएवर इज द केस। तो वो एक अलग बहस है, लेकिन मतलब ग्रांट रिलेटेड टू एसेट और ग्रांट रिलेटेड टू इनकम में अगर डिस्टिंग्विश करना पड़ गया तो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट का कैसे पता चलेगा, जिसमें मेन कंडीशन ये है कि एसेट खरीदना है या एक्वायर करना या हासिल करना है या कंस्ट्रक्ट करना है। आई होप कि ये तो कोई मुश्किल चीज नहीं निकली है। चलिए सर जी, सबसे पहले आज आपने जरा ये IAS 20 को ही टाइम देना है। वो रेशियोज का टेस्ट कहाँ तक पहुंचा है, कौन सा टेस्ट, क्या मजाक है, क्या बातें हो रही है, किसका टेस्ट, कौन टेस्ट दे दिया सबने, पेज नंबर ढूंढना जरा 317। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने टेस्ट सबमिट करवा दी, 317 बल्कि पेज नंबर 316 देखें, ये पेज नंबर 316 पे जो नजर आ रहा है, कभी आपने देखा 316 पे जो नजर आया, कभी आप पे इत्तेफाक हुआ है सर, इसका नेक्स्ट पेज में बड़ा आंसर है, तो यकीनन आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो आज जरा सबसे पहले तो इसी को टाइम देकर जरा इसके कमेंट्स जरा फाइनल करें, तो बार बार जरूरत रहेगी, ये चीजें भूल जाएंगी, भूलने नहीं देनी है, ठीक है। सबसे पहले होमवर्क आज का क्या हो गया, ये टेस्ट फाइनल कीजिएगा, ठीक है। इसमें फिर अगर कोई इश्यू पॉइंट्स हो तो बहुत काइंडली नोट भी कीजिएगा, इंशाल्लाह उसके लिए भी टाइम निकालते हैं। सेकेंडली ये जो IAS 20 हुआ है, ये अभी हमने इंडिविजुअली पढ़ा है, असल में ये जो IAS 20 है, और अभी एक छोटा स्टैंडर्ड और भी शुरू करते हैं, इनका मिक्स होकर फिर बड़े स्टैंडर्ड के साथ क्वेश्चन आता है। तो इन दिनों में ये जो अभी अगले दिन चल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि बोरिंग कॉस्ट, मैं उसका भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, दोबारा रिवाइज करना आपने, फिर IAS 8, तो इन स्टैंडर्ड के साथ मिक्स होके फिर ये IAS 20 भी है और एक IAS 40 भी है। तो जब ये स्टैंडर्ड हो जाएगा IAS 40, तो इंशाल्लाह फिर हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो फिलहाल तो हमने इसको इंडिविजुअली देख लिया,
लेकिन ये नॉर्मली क्योंकि टॉपिक छोटा है तो अलहदा क्वेश्चन तो इसका डिटेल में नहीं आता, लेकिन दूसरे स्टैंडर्ड के साथ मिक्स हो जाता है और फिर वो क्वेश्चन मिक्स करके अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो आज इस तरह करें, जरा दूसरा जरा टाइम दें। ये पेज नंबर 223। एक तो ये जो फ्लो चार्ट है ये टिप्स पे होना चाहिए, ये तो सारी मतलब स्टोरी का क्रक्स है, सारे स्टैंडर्ड का क्रक्स ये है। और सेकेंडली जो पेज अभी पढ़ा आज हमने, मेरे ख्याल इसको भी जरा थ्योरेटिकली दोबारा घर जाकर रीड करें, ताकि ये भी जो पेज नंबर 246 से पढ़े, 246 to 47, पेज नंबर 223 एंड 246 to 47। आई होप कि बहुत ज्यादा काम नहीं होता, घंटा डेढ़ से ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कभी लगना चाहिए, राइट, लेकिन कभी एक्सपीरियंस आई होप के हुआ है। तो मीनवाइल जरा आ जाए, एक छोटा सा टॉपिक और भी है, 255 पेज पे आ जाए। अच्छा, इनमें कुछ पेजेस मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले भी शर्म में बताया था, कुछ पेजेस अभी मैंने इंटेंशनली छोड़ा है, तो जरा थोड़ा सा हमारा लेवल और बढ़ जाए, तो उन पेजेस को भी फिर मैं खुद बताऊंगा कि कब डिस्कस करना है, तो साथ साथ ही रहने की जरूरत है। पेज नंबर 255 पे आ रहा है। असल में चीजें ज्यादा हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जब अगर थोड़ा सा बी एंड ब्रॉड हो जाए तो तब जरा समझने में आसानी होती है, रादर देन कि हम एक ही बात उस वक्त करें जब अभी शायद आपका उस तरह से वी एंड ब्रॉड नहीं है काउंटिंग के वाले से जो अभी होना चाहिए। ये पेज नंबर 255 है जी सर, जो ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे नहीं सर जी, इस तरह कभी फॉरवर्ड नहीं होती चीजें। आप ये मैथ्स की तरह काउंटिंग का पेपर चेक होता है, स्टेप्स के मार्क होते हैं। मुझे एक मिनट गुजारिश तो मेरी, अगर किसी वजह से आपकी को फिगर पिक करने की वजह से गलती हुई है, मैंने आपको इसलिए कहा था कि जब आप रेशो का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं तो फार्मूला डिफाइन कर रहे हैं। जब आप फार्मूला डिफाइन करके वर्किंग करेंगे तो एक तो खदशा कम होगा कि अमाउंट्स गलत हो जाए, सेकंड अगर इवन देन अमाउंट्स गलत हो रहे हैं तो एग्जामिनर सारा काटने की बजाय कम से कम जो आपने लिखा है आपके कॉन्सेप्ट को देख के कुछ नंबर जरूर दे देगा, और उसकी वजह से अगर कोई आपके कमेंट्स में गलती हुई है आपकी गलत रेशो की वजह से, तो वो डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड चीजें नहीं होती। अगर कैरी फॉरवर्ड चीजें होना शुरू हो जाए तो मैंने अक्सर आपसे कहा ये तो फिर हमारा कोई भी सवाल पेपर में कभी भी ठीक नहीं हुआ। ठंडे दिल से कभी हम एनालाइज करें तो ये मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें अगर बीच में कोई एक स्टेप गलत हो जाए, बल्कि स्टेप छोड़े गलत होने को कैलकुलेशन एरर हो जाए, फॉर एग्जांपल गलती से कोई जीरो कम या ज्यादा हो जाए तो इवन देन आपकी फिगर चेंज हो जाएगी। तो इन चीजों के नंबर इस तरह से नहीं कटते, वो जब वहां जहां गलती हुई बस वहां गलती है, बाकी उसी के मुताबिक उसको आगे चेक किया जाएगा। तो इस तरह तो वरना कोई भी पास नहीं हो सकता एग्जाम। ठंडे दिल से अगर हम सोचें और कमेंट्स भी अगर आपने अपनी रेशो के मुताबिक सही दिए हैं वो ठीक है, और इस चीज से बिल्कुल ना डरें कि एग्जामिनर तो डॉक्टर जिसने आंसर सामने रखा हुआ है और टिक लगाई जा रही है, मतलब कोई अकाउंटेंट है डेफिनेटली वो अपना माइंड अप्लाई कर रहा है, वरना तो ये शायद 2-3 दिन बाद रिजल्ट वापस आ जाना चाहिए। ये 2 महीने लगते हैं, तकरीबन 1.5 महीना लगता है, तो आखिर उसमें वो पूरी कोशिश करते हैं, एग्जामिनर पूरी कोशिश करता है कि इस बच्चे ने 6 महीने पढ़ा था, इसने कुछ लिखा होगा। जब वो मायूस हो जाता है अपनी आई साइट का टेस्ट भी करवाता है, लेकिन जब वो मायूसी की इंतहा में पहुंच जाता है फिर वो नंबर के साथ वापस भेजता है। नहीं जरा अगर आपकी अच्छी तैयारी हो जाए ना तो मैं आपके सामने अगर किसी भी स्टूडेंट का पेपर रखूं आपको खुद पता चल जाएगा कि ये पढ़ के मिस्टेक्स हो रही हैं या बगैर पढ़े पंगा लिया जा रहा है। तो मेरा ख्याल मेन चीज वही देखते हैं जी, हर क्वेश्चन का बेटा अपना टाइम है डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, तो ये चीजें भी डेफिनेटली कवर होनी है, लेकिन इनिशियली अभी तो जितना भी टाइम दें उस टाइम में क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए ताकि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, बाद में फिर प्रैक्टिस करके डेफिनेटली टाइम भी रिड्यूस करना है। अब जिस तरह मैंने वो टसुकी का एक सवाल कहा हुआ है, अभी तक नाम भी किसी का सही फाइनल नहीं पता है वो कौन सा सवाल है, वो पता नहीं कहाँ है बेचारा, वो शुरू नहीं हुआ सफाई को आज के, असल इशू ये। तो अभी टाइम लगाएं, टाइम लगाने से ही आहिस्ता आहिस्ता चीजें याद होती हैं। चलिए आइए पेज नंबर 255, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखा हुआ जी IAS 40, IAS 16 थोड़ा ज़हन में है, IAS 16 ज़हन में है सर, कोई नहीं सर, अल्लाह के हवाले करें, गेम ऑन है। अगर एग्जाम में कभी इस तरह की आवाज आए तो बंदा नहीं ढूंढना, ये रब के हवाले। नहीं मतलब अच्छा है, प्रैक्टिस एक होगी, तो एग्जाम हॉल में भी डिस्टर्बेंसेस होती हैं,
तो फोकस, जिंदगी जो है ना फोकस गुजारनी चाहिए। तो आपने IAS 40 सोचा, मैंने IAS 16 की बात की, मेरी आवाज हालांकि माइक में थी, वो आपने इग्नोर करके कैसी बात सुनने की कोशिश की कि जो भाई ने भी बात में सोचा, लेकिन चलो यही होकर सोच ली। IAS 16 है जी जहन में? कुछ उससे कुछ लिंक चीजें आएंगी सर। तो सबसे पहले तो आए जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या चीज है, पेन हाथ में रखिएगा जरा, हमने फर्स्ट पेज थ्योरेटिकली जरा पढ़ना, सिंपल बहस से करनी, गौर से सुनते रहिएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बेटा IAS 40 का स्टैंडर्ड है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है 3 पॉइंट्स में। इट इज अ प्रॉपर्टी। जब कभी वर्ड आपके सामने प्रॉपर्टी बोला जाएगा और आपसे कहा जाए कि बहुत प्रॉपर्टी है, तो मेरी तरफ जरा देखें, तो आप प्रॉपर्टी में क्या शामिल करें? मेरा नहीं ख्याल कि कैश आपके जेहन में आएगा, मेरा नहीं ख्याल आपके जेहन में आएंगे मेरे बड़े शेयर्स हैं, नहीं नोट मेरा ख्याल नहीं, प्रॉपर्टी प्लॉट्स, हाँ भाई प्लॉट्स, प्लॉट्स या मैक्सिमम बिल्डिंग है। तो ना मशीन की बात हो रही है, ना किसी कैश की बात हो रही है, ना डेटर्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? प्रॉपर्टी। ब्रैकेट में जाए, अब प्रॉपर्टी का मतलब वही है जो आप कह रहे हैं, लैंड भी सिर्फ हो सकती है मींस प्लॉट, बिल्डिंग भी हो सकती है, बिल्डिंग का कुछ हिस्सा भी हो सकता है। ये मतलब फॉर एग्जांपल आजकल ये प्लाजे होते हैं जिसमें से अपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब पूरी बिल्डिंग आपकी नहीं है, एक अपार्टमेंट आपका, बिल्डिंग का बस हिस्सा है एक आपका, और एंड में लिखा और बोथ भी हो सकता है, सिर्फ लैंड भी हो सकती है, लेकिन समटाइम्स लैंड जो होती है वो लीज पे भी कॉन्सेप्ट होता है, मतलब वो आपकी ओन्ड लैंड नहीं होती, लेकिन उसके ऊपर प्लाजा आपका अपना होता है। तो ओन्ड लैंड नहीं होती, ओन्ड बिल्डिंग होती है, प्लाजा आपका, और बिल्डिंग का कुछ हिस्सा भी आपका हो सकता है, और एंड में लिखा और बोथ, बोथ का क्या मतलब? ये भी हो सकता है लैंड भी आपकी और बिल्डिंग भी आपकी। तो लेकिन सारा फोकस है किस जगह? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मींस लैंड, बिल्डिंग, इनकी बहस होगी। सबसे बात पहली क्या होगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है। सेकंड पॉइंट, हेल्ड बाय ओनर है, किसी ओनर के पास है। क्यों है? टू अर्न, दो चीजें ढूंढे, इसलिए या तो उससे रेंट पे दे के रेंट कमाया जा सके, या फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है उसकी कीमतें बढ़ के हमें फायदा हो सके। कैपिटल एप्रिसिएशन, आपने एक प्लॉट 50 लाख का खरीदा और वो 2 करोड़ का हो गया, तो ये जो प्राइस में इजाफा हुआ इसे बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है? तो आपने प्रॉपर्टी या किस लिए रखी हुई है, या रेंट पे देने के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, या दोनों का मतलब, वक्ती तौर पे रेंट पे दी हुई है लेकिन ख्वाहिश यही है कि इसकी प्राइसेस बढ़ जाए, दोनों भी हो सकते हैं, सिर्फ क्या भी हो सकता है। हो सकता है आपने प्लॉट खरीदा और रेंट पे ना दिया और नियत यही हो कि इसके पैसे बढ़ेंगे तो फिर मैं इसको बेच दूंगा, और ये भी हो सकता है कि वक्ती तौर पे उस जगह को आपने रेंट पे दे दिया हो और फिर प्लान ये भी हो कि पैसे बढ़े तो तब बेच दूंगा। तो सिर्फ रेंट भी हो सकता है आपका जहन में, कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकते हैं। दोबारा ये तीनों लाइन जरा दोबारा ट्राई करें, मेन इसमें वर्ड्स क्या हैं? एक प्रॉपर्टी की बात हो रही है, हेल्ड बाय ओनर है, या किस लिए या दोनों के लिए, रादर देन, किस लिए नहीं है, रादर देन, ठीक है? किस लिए है? रेंटर्स के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए या दोनों के लिए, लेकिन रादर देन का यहाँ मतलब हो जाएगा किस लिए नहीं। नंबर 1, नंबर 3 में नंबर 1 फर्स्ट बुलेट, यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और फॉर सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। मींस ये जो प्रॉपर्टी है ये आप फैक्ट्री के तौर पे यूज नहीं कर रहे और हेड ऑफिस के तौर पे यूज नहीं कर रहे, इसे बिजनेस एक्टिविटीज में यूज नहीं कर रहे। अगर कर रहे होंगे एक ऐसी बिल्डिंग जिसे आप बिजनेस एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं, तो फैक्ट्री की बिल्डिंग है या हेड ऑफिस बिल्डिंग है, तो वो ऑफिस बिल्डिंग या फैक्ट्री बिल्डिंग IAS 16 में चली जाएगी। IAS 16 से में लाएंगे, IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बिल्डिंग्स होती हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लेकिन कहते किसे? हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस एंड दे हैव यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। अगर कोई बिल्डिंग आपने फैक्ट्री के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं आप, या हेड ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो IAS 16 में बिल्डिंग क्लासिफाई होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तौर पे। और इस सेंटेंस के जरा एंड में जाए, हम IAS 40 के एंगल से उसे कहा करेंगे, ढूंढे जरा एंड में, ब्रैकेट ढूंढे,
ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एक ऐसी बिल्डिंग जो यूज में है, फैक्ट्री के तौर पे या हेड ऑफिस के तौर पे, उस बिल्डिंग को IS 40 डिस्कस करते हुए हम क्या कहा करेंगे, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर कभी वर्ड आपके जहन में आए, मैं आपके सामने कभी बोलूं या आप बोल रहे हैं, तो हमारे सामने जहन में कौन सा स्टैंडर्ड आना चाहिए, IS 16 की बात हो रही है। अगर बिल्डिंग यूज में है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। और कौन सा स्टैंडर्ड यूज होना चाहिए, IS 16। लेकिन अगर प्रॉपर्टी है, लैंड या बिल्डिंग है, कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए या रेंटल्स के लिए है, तो IS 16 में ये प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। इसका ट्रीटमेंट किस स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा, IS 40 के मुताबिक क्या ट्रीटमेंट होगा, इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। ये रादर देन समझ आता है यहाँ, रादर देन के यहाँ क्या मीनिंग है, मतलब रेंटल या कैपिटल अप्रिसिएशन या दोनों के लिए तो है, लेकिन किस लिए नंबर 1 नहीं है, बोले जरा बट बोले बट कहाँ या कहाँ यूज के लिए नहीं है। प्रोडक्शन होती है फैक्ट्री में और एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है हेड ऑफिस में। फैक्ट्री बिल्डिंग के तौर पे और हेड ऑफिस के बिल्डिंग के तौर पे ये नहीं है। और इन्हें अगर इसे अगर शॉर्ट वर्ड्स में बोला जाए तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं। ठीक है। नंबर 2, सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, IS 2 में लाया। अगर बिल्डिंग आपने खरीदी है और आपने फैक्ट्री के तौर पे इस्तेमाल करनी है तो ये IS 16 होता है। हिम्मत हिम्मत जवानो हिम्मत। और अगर बिल्डिंगें खरीदना बेचना आपका बिजनेस है तो ये बिल्डिंग जो है गुड्स बन जाएंगी। कभी गुड्स वर्ड सुना आपने, गुड्स क्या होती है, नहीं नहीं, गुड्स 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 परचेजेस, परचेजेस ये कब वर्ड यूज होता है, कोई भी चीज अगर आपने खरीदी है इस इंटेंशन से कि मैंने बेचनी है, चीजें खरीदी हैं बेचनी है, अगर इसी खरीद के बेचना आपका बिजनेस है तो ये गुड्स है, गुड्स है। लेकिन अगर AC आपने खरीदा इस्तेमाल के लिए और फैक्ट्री में इस्तेमाल की तो एसेट तो है, फैक्ट्री में लगाना है, IS 16 अप्लाई करेंगे। लेकिन यही AC अगर आप खरीद के बेच रहे हैं और कुछ बच जाए तो आप इसे स्टॉक कहेंगे। और कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे, IS 2 अप्लाई करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV का प्रिंसिपल ध्यान में लाएंगे। तो अगर बिल्डिंग है खरीदना बेचना आपका बिजनेस है, आप प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, बिल्डिंग खरीदता, रेंट आउट भी करवाता है, फिर बिल्डिंग खरीद के बिकवाता भी है। तो अगर आपका बिल्डिंग खरीद के बेचना बिजनेस है और कुछ बिल्डिंग्स आपके पास अवेलेबल है तो आप ना उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहेंगे, ना उसे ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहेंगे। आपके लिए वो बिल्डिंग्स क्या है, इन्वेंट्रीज है, आप कौन सा स्टैंडर्ड यूज करेंगे। ये सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, रेशो जरा ध्यान में लाएं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, नेक्स्ट 12 मंथ्स चीजें बेच देंगे। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपनी बिजनेस एक्टिविटीज में आपका बिल्डिंग्स बेचने का, प्लॉट्स बेचने का बिजनेस है तो कौन सा स्टैंडर्ड यूज होगा, IS 2। वापस आए फर्स्ट लाइन से दोबारा डेफिनेशन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब लैंड या बिल्डिंग है या दोनों हो सकते हैं, हेल्ड बाय ओनर है, किस किस लिए है, या रेंटल्स के लिए है या कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए है, दोनों के लिए भी हो सकती है। लेकिन किस और किस मकसद के लिए नहीं है, यूज में भी नहीं है, यूज के लिए नहीं है, और सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भी नहीं। अगर सेल करना आपका बिजनेस है तो IS 40 में नहीं आएंगे, IS 2 में जाएंगे। और अगर बिल्डिंग आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस के लिए तो ना आप IS 2 में जाएंगे ना IS 40 में जाएंगे, आप IS 16 में रहेंगे। कुछ डेफिनेशन समझ आ गई है, दोबारा पढ़ें खुद से। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं कुछ, बाकी फर्दर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन ये 3 चीजें अब हो जाएंगी यहाँ से। IS 2 अगर मैं वर्ड यूज करूँ तो इन्वेंट्री की बात हो रही है। प्रॉपर्टी अगर मैं IS 16 की बात करूं तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। और IS 40 की अगर बात करूं तो एक ऐसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है जो ओनर के पास है रेंटल्स कमाने के लिए या कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बहस में किसी मशीन की बहस नहीं हो रही, किसी फर्नीचर की बहस नहीं हो रही, लैंड और बिल्डिंग पे हमारा सारा फोकस है। चले आगे, चले सर जी।
अरे को जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जी सर जी, वो प्रॉपर्टी डीलर्स को रियल एस्टेट एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ। अब इसमें मेन वर्ड्स मेरे साथ ढूंढ के जरा हाईलाइट करने हैं आपने। नीचे तीनों जो लिखे हुए ये एग्जांपल्स हैं किस चीज की? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। नंबर 1, लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन किसे कहते हैं अपने लफ्जों में? कीमतें बढ़ना, कैपिटल अप्रिसिएशन। लॉन्ग टर्म, प्लॉट लेकर रख दी है, डैडी ने प्लॉट लेकर रख दी है कि बेटे की पढ़ाई के लिए जब कभी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो इस प्लॉट को बेच के बेटे को इंग्लैंड भेज दूंगा। ठीक है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन। रादर देन फॉर शॉर्ट टर्म सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक लैंड किसकी अगर है, किसकी बजाय, तो वो क्या कहलाएगी? इम्मा जो है ना, इम्मा ये हमारा मेन प्रॉब्लम अंग्रेजी है। अगर एक लैंड लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए है, रादर देन कि उसे शॉर्ट टर्म में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचा जाए, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन अगर आप उसे शॉर्ट टर्म में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचना चाहते हैं तो ये इन्वेंटरी बन जाएगी। लैंड का मतलब ऐसे क्या? प्लॉट्स है, प्लॉट्स, जमीनें। नंबर 2, लैंड हेल्ड फॉर करंटली अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज। अंडरलाइन मेन वर्ड। आपने लैंड खरीद ली है और अभी क्लियर नहीं है कि क्या इस पे आप फैक्ट्री बनाएंगे या इसे कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए रखेंगे। अनडिटरमिन्ड है, क्या चीज अभी अनडिटरमिन्ड है कि इसका फ्यूचर में करेंगे क्या। तो ब्रैकेट में जरा कंडीशन है, if an entity has not yet determined that it will use the land as owner occupied property। ये owner occupied property क्या होता है? जो यूज करनी है एज पर IAS 16। और फॉर शॉर्ट टर्म सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दोबारा ब्रैकेट शुरू करें। इफ एन एंटिटी हैज नॉट येट डिटरमिन्ड, ये समझ आता है, नॉट येट डिटरमिन्ड, लैंड तो है लेकिन अभी ये फैसला नहीं हुआ कि क्या इसे IAS 16 के मुताबिक यूज करना है, हिम्मत हिम्मत आगे, या IAS 2 के मुताबिक यूज करना है। तो फिर ये कंसिडर किया जाएगा कि लैंड आपने कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए रखी हुई है और देयरफॉर आप इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी समझेंगे। अगर लैंड को फ्यूचर में कैसे यूज करना अभी डिटरमिन नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचना है या इसे इस्तेमाल करना है, अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर ये अज्यूम किया जाएगा कि ये किस लिए पड़ी हुई है, ये कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए पड़ी हुई है। देयरफॉर ऐसी लैंड जो अभी अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज में है उसे आप फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहेंगे। अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज का मीनिंग समझ आ गया? अगर ये क्लियर नहीं है, बोलें क्या क्लियर नहीं है? IAS 2 के हवाले से इसे सेल करना है या IAS 16 के हवाले से इसे यूज करना है। अगर क्लियर नहीं है तो वक्ती तौर पे जब तक ये क्लियर नहीं है आप IAS 40 के मुताबिक ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर बाद में ये ट्रीटमेंट चेंज हो गया तो इंशाल्लाह वो बहस भी करेंगे। हमारी इस वक्त हेडिंग क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, इस वक्त हेडिंग कौन सी है? एग्जाम्पल्स। ये इतनी चीजें आ रही हैं, तीसरी भी जो चीज आएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो व्हाट इज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? व्हाट्स एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन। रादर देन, ठीक है इंशाल्लाह याद हो जाएगा। पहले मेन वर्ड्स, लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन। सेकंड पॉइंट, लैंड हेल्ड फॉर अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज। एंड नंबर 3 में प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड फॉर फ्यूचर यूज एज। आपने लैंड ले ली है, उस पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है और आपका इरादा है ये है कि जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी भी लैंड जो है, ऐसी भी जो प्रॉपर्टी है, ये भी क्या कहलाएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पढ़ें जरा दोबारा, प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग, बन गई है, बन रही है, डेवलप की जा रही है, और इरादा क्या है कि फ्यूचर में या तो इसको रेंटल्स के लिए यूज करेंगे या कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए यूज करेंगे। तो इवन देन वो प्रॉपर्टी भी जो अभी बन रही है वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही कंसिडर होगी। इंडिविजुअली पढ़े तीनों एग्जांपल, और मेन चीज है, मेन वर्ड्स हाईलाइट करें।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स एग्जाम्पल समझ आ गई? एनी कंफ्यूजन? नहीं, अगर प्रॉपर्टी को इसलिए कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे यूज करना, तो ये 16 में क्यों लेके जाएंगे? नहीं, वो तो बाद में अगर इरादा बदल गया तो फिर इंशाल्लाह कुछ और देखेंगे। अगर आपका ये इरादा है कि आपने इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे यूज करना है तो IAS 40 अप्लाई होगा, और अगर बाद में इरादा बदल जाए तो इंशाल्लाह उसकी लंबी बहस है। क्या इरादे बदल भी सकते हैं? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग को आप यूज कर रहे थे, सॉरी आपने बिल्डिंग रेंट पे दी हुई, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, लेकिन बाद में आपको महसूस हुआ कि अपने ही हेड ऑफिस की जरूरत है, तो आपने टेनेंट से रिक्वेस्ट की, टेनेंट से किराएदारों से रिक्वेस्ट की कि भाईजान जरूरत पड़ गई है, नहीं निकलेंगे, काइंडली इधर अल्टरनेट ढूंढ लें, इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी की तो मुलाकात होगी। तो बाद में अगर उसी को आपने अपने हेड ऑफिस के तौर पे यूज करना शुरू कर दिए तो IAS 40 से फिर जंप लगा के IAS 16 पे आना होगा, तो कैसे आएंगे इंशाल्लाह आते हैं। देन एक कुछ एग्जांपल्स और देख लें, लिखा नेक्स्ट फॉलोइंग आर नॉट इन इन्वेस्टमेंट। ये पढ़े जी पहला पैराग्राफ, प्रॉपर्टीज इंटेंडेड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कौन सा स्टैंडर्ड ब्रैकेट में जाए? प्रॉपर्टी एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली विद अ व्यू टू सब्सिक्वेंट डिस्पोजल इन द नियर फ्यूचर। प्रॉपर्टी डीलर्स पता है, और फॉर डेवलपमेंट एंड रीसेल। फिर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने का कॉन्सेप्ट होता है, लैंड ली है और उस पर फिर घर बना के, हाउसिंग सोसाइटी घर बना के बेचने का इरादा है, तो कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होना चाहिए? मतलब हमारा इरादा ही लैंड लेके ये है किसे बेचना है, या लैंड पे घर बनाने हैं और फिर घर बेचने का इरादा है, तो कौन सा स्टैंडर्ड पे रहेंगे आप? IAS 2 की तरफ जाएंगे। ब्रैकेट से बाहर आए, मेन वर्ड्स क्या हैं? प्रॉपर्टी इंटेंडेड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मींस वो भी ठीक है, लेकिन मेन बिजनेस है, ये मेन बिजनेस है, बिल्डिंग ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। नंबर 2, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कौन सी होती है? IAS 16। अब ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? IAS 16। अब ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के नीचे 4 एग्जांपल्स आ रहे हैं, तो रिलैक्स रह के पढ़ना। इस मीन्स से इस पॉइंट में सिर्फ एग्जांपल में सिर्फ 2 ही मेन चीजें हैं, which are not investment properties। IAS 2 लगेगा या IAS 16 लगेगा, लेकिन अब IAS 16 वाली जो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं उसकी 4 सब एग्जांपल्स आ रहे हैं। नंबर 1, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर यूज एज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। बिल्डिंग रखी हुई है, इरादा ये है कि हेड ऑफिस के तौर पे यूज करेंगे, कौन सा स्टैंडर्ड लगाएंगे? IAS 16। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड यूज एज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लैंड रखी हुई है, इरादा ये है कि इंशाल्लाह 2 साल बाद इस पे फैक्ट्री लगाएंगे और फैक्ट्री के तौर पे इस बिल्डिंग को फिर यूज करेंगे। नहीं, एक मिनट, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर क्या? फ्यूचर में डेवलप करेंगे और बाद में सब्सिक्वेंटली इसे ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के तौर पे यूज करेंगे। ये मैं बार बार बीच में एक हेड ऑफिस वर्ड बोल रहा हूँ, एक फैक्ट्री वर्ड बोल रहा हूँ, मीनिंग पता है इसका? फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन होती है, हेड ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन होती है, दोनों में यूज हो रही बिल्डिंग। तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, लैंड है फॉर एग्जांपल, जिसपे आपने बाद में बिल्डिंग बनाने का इरादा किया हुआ है और फिर ये इरादा है उस बिल्डिंग को ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग के तौर पे यूज करेंगे, तो ये भी IAS 16 में ही प्रॉपर्टी रहेगी। समझ आ रहा है? एक और पढ़े, प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय, ये हजरात में से बहुत से लोग टैक्स पढ़ रहे होंगे, एम्प्लॉइज को घर देने का भी कॉन्सेप्ट होता है, परकोजेट्स में आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डिंग है जो कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को दी हुई, तो वो भी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहलाएगी, चाहे कंपनी उनसे रेंट ले या नहीं ले। ब्रैकेट पर लगा मींस से अगर एम्प्लॉइज के अलावा किसी को रेंट पे दी हुई है तो फिर वो IAS 40 बनेगा। अदरवाइज अगर अपने ही एम्प्लॉइज है, अपने ही एम्प्लॉइज को प्रॉपर्टी दी हुई है, चाहे रेंट ले रहे हो या ना ले रहे हो, मार्केट के मुताबिक रेंट ले रहे हो या ना ले रहे हो, ब्रैकेट पढ़िए, वेदर और नॉट द एम्प्लॉइज पे रेंट एट, इसका क्या मतलब? मार्केट रेट्स। असल में अपने जब एम्प्लॉइज होते हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी शायद दिया जाता है रहने को, अगर रेंट लिया भी जा रहा हो तो समटाइम्स कम लिया जाता है। तो रेंट लिया जा रहा हो या ना लिया जा रहा हो, अगर प्रॉपर्टी एम्प्लॉइज के पास है तो ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट भी आप IAS 40 के मुताबिक करेंगे, 16 के मुताबिक। इट मींस अगर रेंट आउट ऊपर बात हुई है तो वो रेंट किसको हो?
नहीं ऊपर बात हुई थी स्टार्ट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो वो किसको रेंट पे दी हुई है तो फिर कंसिडर होगी अपने एम्प्लॉइज की, मींस किसी थर्ड पार्टी को दी हुई। अगर अपने पास ही किसी डायरेक्टर साहब को रेंट पे दी हुई है तो वो IAS 16 में ही प्रॉपर्टी रहेगी। और लास्ट वन डिस्पोजल, थोड़ा ध्यान में लाया, वर्ड्स का मीनिंग बताएं। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अवेटिंग डिस्पोजल, नहीं जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो फैक्ट्री की बिल्डिंग है, इरादा बना है इसको अब बेच के कोई किसी नई जगह फैक्ट्री लगाएंगे, तो क्या इस वजह से कि अब इसको बेच देना है हम IAS 40 में आ जाएंगे, इसको IAS 16 में ही रखेंगे और जब बेचेंगे तो डिस्पोजल की एंट्रीज करेंगे, डिस्पोजल की एंट्री को रिवाइज करवा देंगे, कैश डेबिट होगा, बिल्डिंग क्रेडिट होगी, गेन लॉस आ सकता है। कब आएगा गेन? अगर कैश ज्यादा हो जाएगा तो गेन आ जाएगा, और अगर कैश किससे कम हो जाएगा WDV से तो फिर लॉस भी हो सकता है। तो अगर कोई ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, उसको बेचने का इरादा बन गया है, मकसद इस्तेमाल करना था, बेचने का भी इरादा हो गया है, तो बेचने के इस इरादे की वजह से वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बन जाएगी, अभी भी वो कौन सी प्रॉपर्टी ही रहेगी, कौन सी प्रॉपर्टी ही रहेगी, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ही रहेगी, और जब तक नहीं डिस्पोज करेंगे कौन सा स्टैंडर्ड लगता चला जाएगा, IAS 16 ही लगता चला जाएगा। रिवाइज करें काइंडली, which are not the examples of investment property। ये तो इसी तरह चलो चला देंगे, ये बंद हो चला कोई थोड़ा सा ये खराब हो गया। चले फाइनली यहाँ तक ये बता दें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या चीज है। कौन सी दो चीजें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सी दो मेन चीजें? अगर कोई प्रॉपर्टी है जिससे हमने सेल करना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, या प्रॉपर्टी है ओनर ऑक्यूपाइड है, ये फिर IAS 16 और 2 में चली जाएंगी, IAS 40 में नहीं आएंगी। नेक्स्ट हेडिंग में पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग। अब फॉर एग्जांपल का प्लाजा उसके 10 फ्लोर है, उसके 10 फ्लोर्स में से 4 फ्लोर्स आपके पास हेड ऑफिस की बिल्डिंग के तौर पे, हेड ऑफिस बनाया हुआ अपने 4 फ्लोर्स में, और बाकी 6 फ्लोर्स वेकेंट थे, आपने उनको रेंट पे दे दिया। तो एक ही बिल्डिंग है लेकिन उसमें कुछ हिस्सा जो है ओनर ऑक्यूपाइड के तौर पे यूज हो रहा है और कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे अगर यूज हो रहा है, तो क्या अलग-अलग काउंटिंग करेंगे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, या कोई एक ही स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे? नहीं, ये भी आपसे मैं पूछता हूँ, ये मतलब इसका सवाल का जवाब भी ढूंढना है, लेकिन पार्टी ऑक्यूपाइड का मैं जरा मीनिंग समझाना चाह रहा था। एक ही बिल्डिंग है, उसका कुछ हिस्सा यूज में सपोज है और कुछ हिस्सा रेंट आउट दिया हुआ, तो क्या उसे इकट्ठा ट्रीट करें या अलग-अलग ट्रीट करें, ये हम डिस्कस करने लगे। नहीं, हेडिंग समझ। पार्टली ऑक्यूपाइड का मतलब पढ़े an entity might use part of its property for the production or supply of goods or services or for administrative purposes। यहाँ तक जो वर्ड्स आए हैं, प्रॉपर्टी फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, तो ये ओनर ऑक्यूपाइड के लिए वर्ड्स। एंड होल्ड अनदर पार्ट ऑफ द सेम प्रॉपर्टी टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। एक ही बिल्डिंग है, उसका एक हिस्सा यूज में है और उसका दूसरा हिस्सा रेंट आउट फॉर एग्जांपल किया हुआ, तो ये पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग हो रही है। इन अदर वर्ड्स, पार्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी माइट बी ओनर ऑक्यूपाइड एंड पार्ट हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अजम्ड है? नहीं, पहले हेडिंग समझ आ गई? अब इसमें सारी स्टैंडर्ड ये कहता है, एक बोल्ड जो लाइन लिखी हुई, the two parts are accounted for separately if they could be sold separately। अगर अलग-अलग बेचे जा सकते हैं तो फिर इन हिस्सों की अकाउंटिंग भी अलग-अलग करें। इन अदर वर्ड्स, अगर हिस्से अलग-अलग बेचे जा सकते हैं
तो जितना हिस्सा ओनर ऑक्यूपाइड है उतने हिस्से पे IAS 16 लगाएं, और जितना हिस्सा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उस पे IAS 40 लगाएं। लेकिन अगर ये हिस्से अलग-अलग नहीं बेचे जा सकते तो देन फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लें और फिर उसकी एग्जांपल करते हैं। इफ दिस इज नॉट द केस का मतलब, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग बेचनी पूरी बेचनी है, और ये भी हो सकता है मतलब एक दूसरा सिनेरियो कि अलग-अलग फ्लोर्स बेचे जा सकते हैं, तो अगर तो अलग-अलग फ्लोर्स बेचे जा सकते हैं तो फिर तो जितना हिस्सा जिसने कवर किया हुआ है ओनर ऑक्युपाइड है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली करेंगे। लेकिन अगर बिल्डिंग एज अ होल ही सेल होती है, अलग-अलग नहीं बेची जा सकती, तो देन क्या करना है, द एंटायर प्रॉपर्टी इज investment property only if an insignificant portion is held for use in production or supply of goods or for administrative purposes। once again आपका एक इंग्लिश का ध्यान आया, सारी प्रॉपर्टी को क्या ही समझें अगर इनसिग्निफिकेंट पोर्शन किसने कवर किया हुआ, अगर ये हिस्से अलग अलग नहीं बेचे जा सकते तो सारी बिल्डिंग पे IAS 40 लगाएं। अगर इनसिग्निफिकेंट हिस्सा ओनर ऑक्यूपाइड है, इसे वाइस वर्सा भी बोला जा सकता है, सारी ही प्रॉपर्टी को ओनर ऑक्यूपाइड समझें अगर इनसिग्निफिकेंट हिस्सा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने कवर किया है। इनसिग्निफिकेंट स्टैंडर्ड कवर्ड है, इनसिग्निफिकेंट को भी हम फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन काइंडली यहां तक का क्रक्स क्या हुआ कि अगर एक ही बिल्डिंग में कुछ हिस्सा ओनर ऑक्यूपाइड है और कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और ये हिस्से अलग अलग बेचे जा सकते हैं, तो काइंडली बताएं क्या करें। और सर जी प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर दें यार, अलग अलग जो हिस्सा ओनर ऑक्यूपाइड है उस पे IAS 16 लगाएं और जो हिस्सा रेंटल्स या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है उसे IAS 40 लगाएं। लेकिन अगर ये नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, सेपरेटली नहीं बेचे जा सकते इससे, तो देन सारी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब समझे, अगर इनसिग्निफिकेंट सा थोड़ा सा हिस्सा IAS 16 मींस ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ने कवर किया हुआ। वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, अगर इनसिग्निफिकेंट सा हिस्सा IAS 40 में है तो सारी प्रॉपर्टी पे IAS 16 लगा दें। ये सारी प्रॉपर्टी पे IAS 40 या IAS 16 कब लगाना, जब सेपरेटली सेल नहीं किया जा सकता। स्टैंडर्ड के मेन वर्ड्स हैं इनसिग्निफिकेंट, और इनसिग्निफिकेंट को डेफिनेटली अब हम अप्लाई करने के लिए एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल आ गई जॉइंट यूज प्रॉपर्टी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं ये स्टनिंग लिमिटेड, आपके नाम से लिमिटेड बना हुआ। हाउ शुड स्टनिंग लिमिटेड अकाउंट फॉर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टनिंग लिमिटेड owns 2 buildings on 2 separate sites in Islamabad. The first building is used by Stunning Limited for administrative purposes, and second building is leased out. एक वर्ड आगे है ना, बार बार अंडरलाइन करें, लीज्ड आउट। और लीज्ड आउट का सिंपली मतलब अभी फिलहाल आपके लेवल पे रेंट पे देने को लीज्ड भी करते हैं। बाकी इसकी जो भी फर्दर साइंस है वो FA2 में है, अभी इससे आपके लेवल पे नहीं है। लीज्ड आउट का भी वर्ड अगर आ गया तो ब्रैकेट पढ़े, इसका क्या मतलब होगा कि हमने रेंट पे दी हुई है, रेंट पे दे दी है। दोबारा पढ़े, अभी सिनेरियो बस खत्म हो गई, 2 लाइनें इसी पेज पे। जी बताएं, ये पार्टी ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है, ये तो वैसे ही लगे सर, ये तो पार्टी है ही नहीं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही है उसका IAS 16 लगा है, और जो लीज्ड आउट हुई है उसे IAS 40 लगा। तो ये तो पार्टी है ही नहीं। बेटा मेरी पहले आसान बात कर लेते हैं, अगर वो हो गया तो इंशाल्लाह वो भी कर लेना। मतलब इसमें फंसने इंशाल्लाह वाली कोई बात नहीं, अकाउंटिंग फ्लॉप नहीं होने देनी हमें। और ये वाला सवाल मैं एग्जामिनर को भी भेज देता हूँ कि बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है, खुद ना फंसे। मैं फंस गया हूँ, इंशाल्लाह मिलजुल कर हमने निकल आना बाहर। पहले ये तो कर लेंगे, अगर आधा आधा हो गया तो क्या करेंगे, अगर 49.99 हो गया तो क्या करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मिलजुल कर इंशाल्लाह निकल आएंगे, अकाउंटिंग फ्लॉप नहीं होने देंगे। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मैं आपको क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, आई को मैसेज करता हूँ, ये पेपर में एग्जामिनर पूछेगा। बेटा स्टैंडर्ड के वर्ड है इनसिग्निफिकेंट, इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे, और अगर इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा अलग अलग कर लेंगे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर लेंगे। उसको ज़हन से निकालना है, पहले ये कर लेते हैं।
सिर्फ उसी सवाल में नहीं आना, ये भी आ सकता, बी पार्ट पड़ेगा। कौन सा पेज है? स्टनिंग लिमिटेड owns a 20-story building in Karachi which it uses for administrative purposes. The top floor of the building is leased to, leased क्या होता है? हाँ, the Pleasant Limited, शायद रेंट टाइम पे नहीं देता, ब्रैकेट पढ़े। Assumed portions cannot be sold separately. कितने स्टोरीज हैं जी? कौन सा फ्लोर रेंट पे दिया हुआ जी, बताएं जी, ब्रैकेट जेन में रख के। मेरा तो खैर टॉप फ्लोर पे IS 40 लगाए, वो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, नहीं वो नहीं, वो नहीं, सेपरेट सेल नहीं किया जा सकता। अगर सेपरेट सेल किया जा सकता होता तो एक फ्लोर पे भी IS 40 लगता और बाकी 19 फ्लोर पे IS 16 लगता। अज्यूमिंग ब्रैकेट में पड़े, अगर ये अलग नहीं बेचे जा सकते तो अब हमें डिसीजन लेना होगा कि सारी प्रॉपर्टी पे IS 16 लगाएं या IS 40 लगाएं। IS 16 लगाएं या IS 40 लगाएं? क्यों IS 16 लगाएं? मतलब इसका ये कि अब जो टॉप फ्लोर है उस पे भी IS 16 लगना, ठीक है। अब इनसिग्निफिकेंट स्टैंडर्ड के वर्ड्स हैं और डेफिनेटली मोर देन 50 और लेस देन 50 वाली बात होनी चाहिए, और पूरा 50 हो गया तो इंशाल्लाह उसका भी कुछ सोचते हैं। आ गया स्टनिंग लिमिटेड ओन्स, नहीं मतलब इनसिग्निफिकेंट समझ आ गया। मेजर पोर्शन किधर दिया हुआ है? मेजर पोर्शन किधर है? ओनर ऑक्यूपाइड में या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में? लेकिन मेजर का सोचना कब है? अगर पोर्शन ज्यादा नहीं बेचे जा सकते, ठीक है। मेजर हिस्सा जिस तरफ चला जाएगा उस तरफ फिर हम डिसीजन लेंगे। एक सी पढ़ लें। स्टनिंग लिमिटेड owns 20-story building in Lahore. It leased out 19 floors and uses the top floor for administrative purpose of the building. Once again पहले ब्रैकेट, अलग बेचे जा सकते हैं। अगर बेचे जा सकते होते 19 फ्लोर्स पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लगता और इन 19 प्रॉपर्टीज पे 19 फ्लोर्स पे सॉरी IS 40 लगेगा और एक फ्लोर पे IS 16 लगेगा। लेकिन यहाँ इस केस में अगर नहीं बेचे जा सकते तो IS 40 ही पूरी बिल्डिंग पे लगेगा। अब ये जो इनसिग्निफिकेंट है ये मेजर पोर्शन के हवाले से डिसीजन होगा, और अगर एग्जैक्टली आधा आधा हो जाएगा तो फिर हम मजबूरन आधे आधे हिस्से पे IS 40 और आधे हिस्से पे IS 16 लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दीज एग्जांपल ये जो पढ़ी हमने, तो इसका पहले आंसर पढ़ लें ये तीनों सिनेरियोस पे। ये पढ़े जी करनी ABC, ए पिछले पेज पे था, इंडिविजुअली पढ़ के देखें। जी ए में क्या डिसीजन है? अलग बिल्डिंग्स हैं, IS 16 और IS 40 अलग लगेगा। बी में फाइनल डिसीजन किस पे? सारी बिल्डिंग। और सी में? और अगर एग्जैक्टली आधा आधा हो जाए तो फिर मजबूरन आधे पे IS 40 जिस हिस्से पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और जिस पे ओनर ऑक्यूपाइड है, फिर हम सेग्रीगेट नहीं कर सकेंगे, मतलब सॉरी हम इकट्ठा डिसीजन नहीं लेंगे, फिर अलग अलग ही डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया हुई है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन सी चीजें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में शामिल नहीं है, और सेकेंडली फिर हमने ये देखा कि अगर पार्टी ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो जाए तो उसको कैसे काउंट फॉर किया जाता है। अगर पार्टी ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और हिस्से अलग बेचे जा सकते हैं तो फिर तो आप अलग अलग ही काउंटिंग करेंगे, फिर इनसिग्निफिकेंट वाली बात नहीं है देखेंगे। लेकिन अदरवाइज अगर हिस्से अलग नहीं बेचे जा सकते तो आप मेजर पोर्शन की तरफ जाएंगे कि मेजर पोर्शन IS 40 ने कवर किया हुआ है या IS 16 ने, और अकॉर्डिंगली मेजर की बेस पे पूरी बिल्डिंग का डिसीजन ले लेंगे।
लेकिन अगर हाफ हाफ हो जाएगा तो फिर हाफ हाफ की बेस पे ही स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब IAS 40 का नेक्स्ट आना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। IAS 16 जरा कर लीजिए में। IAS 16 में अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की चीज, तो लैंड बिल्डिंग प्लांट और मशीनरी खरीदें तो इनिशियली इसे किस पे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं हमेशा। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के दो मॉडल हैं, कौन कौन से है? कॉस्ट मॉडल भी है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी है। कॉस्ट मॉडल में क्या होता है? कॉस्ट में से बस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होती है और कोई रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो कॉस्ट WDV इज रिप्लेस्ड बाय फेयर वैल्यू, और फिर फेयर वैल्यू की बेस पे सरप्लस भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। लॉस आए फर्स्ट टाइम तो प्रॉफिट लॉस में जाता है, सरप्लस आए फर्स्ट टाइम तो इक्विटी का पार्ट बन जाता है, सरप्लस लेकिन आए तो सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर भी होता है। ठीक है जी, अगर बेटा लेदर सेल नहीं कर सकते तो फिर अकॉर्डिंगली लेदर डिसीजन लेंगे। तो ब्रेक अभी क्वेश्चंस की तरफ इंशाल्लाह चलते हैं, तो वहाँ इनको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। तो अब हम इस सब डिस्कस करने लगे, जो डिस्कस को लग रहा है ये थोड़ा सा लिख के कर लो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। Accounting treatment of investment property. आपने IAS 16 ध्यान में रखना है। मैं IAS 40 में जो सिमिलरिटीज या डिससिमिलरिटीज जहां जहां वो आपके सामने अभी एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी is initially recognized कैसे करते हैं? Recorded at cost। जिस तरह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 16 है, उसी तरह शायद पहला पॉइंट सेम है डिफरेंट है? सेम है डिफरेंट है सर? कॉस्ट पे सर। फॉर एग्जांपल क्या एंट्री, किस एंट्री की बात कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदी क्या एंट्री करेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट है, कहां से पीछे ना प्लांट है ना मशीनरी है, लैंड या बिल्डिंग होगी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश का बैंक क्रेडिट। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी अगर आपको खरीदें तो इसमें समटाइम प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेस भी होते हैं। हो सकते हैं सर, रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, तो वो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है वो भी फिर प्लस हो जाएगी, जिस तरह बिल्डिंग की इंस्टॉलेशन वगैरह की खर्चे होते हैं। तो इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। एसेट आपने खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने खरीद ली और कॉस्ट पे उसे रिकॉर्ड कर लिया। सब्सीक्वेंटली क्या करेंगे? खरीदने के बाद फिर सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कैसे करेंगे? शुरू में तो अपने कॉस्ट पे उसे डेबिट कर लेना है। आइए 16 ध्यान बनाए। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट के मॉडल है हमारे, कौन से? यहां जरा एक सेकंड लिखने से पहले, यहां भी एक तो कॉस्ट मॉडल है। क्या मतलब होगा कॉस्ट मॉडल? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इनिशियली कॉस्ट पे आ जाएगी और बाद में बस उसकी लाइफ डिटरमिन करके डेप्रिसिएशन चार्ज करके बस लेस कर देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन प्रॉपर्टी में कोई लैंड भी हो सकती है, ऑब्वियसली अगर लैंड होगी तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन नहीं है। जब बिल्डिंग वाला हिस्सा होगा उसकी लाइफ डिटरमिन करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे, उसी तरह जिस IAS 16 में करते हैं। तो कॉस्ट मॉडल भी है, जस्ट अ मिनट, और रिवैल्यूएशन मॉडल की जगह फेयर वैल्यू मॉडल इसलिए है, मतलब वहां वर्ड्स के हैं कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल, यहाँ रिवैल्यूएशन मॉडल की जगह वर्ड है फेयर वैल्यू मॉडल। वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल में जो होता है IAS 16 में और फेयर वैल्यू मॉडल में जो होगा IAS 40 में, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले यहाँ तक वर्ड्स लिख लेंगे।
कॉस्ट मॉडल वही है, कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेस करें, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल थोड़ा सा जरा डिफरेंट है रिवैल्यूएशन मॉडल ऑफ IAS 16 से, उसके फिर अभी बात करते हैं। कॉस्ट मॉडल वैसे पता क्या है, लिखना जरा इसके नीचे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें और कॉस्ट में से क्या लेस करते हैं, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। लेकिन डेफिनेटली क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन सिर्फ प्रॉपर्टी के किस हिस्से की, लैंड के हिस्से की या बिल्डिंग के हिस्से की, बिल्डिंग के हिस्से की, जो बिल्डिंग का प्रोपोर्शन होगा उसमें, लैंड को इग्नोर कर, उसकी डेप्रिसिएशन चार्ट होगी, लैंड भी डेप्रिशिएट होगी। तो कॉस्ट मॉडल क्या होता है सर, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, और ये जो फिगर आएगी WDV कह लें या कैरिंग अमाउंट कह लें, इस कैरिंग अमाउंट पे कॉस्ट मॉडल पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कोई आपका एसेट है, सभी को एसेट है सर, नॉन करंट एसेट है या करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है। अगर कॉस्ट मॉडल होगा तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन जिस तरह 16 में होता है, कैरिंग अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है। ठीक है सर, यहाँ तक लिख के इकट्ठे होते हैं। फिर फेयर वैल्यू मॉडल थोड़ा सा मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर नोट कीजिएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली के नोट हो गए। आप लोग तो देखिए, आपने वंस अगेन चले स्टार्ट करते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट लिखिए, आपने रिवैल्यूएशन मॉडल जहन में रखना है IAS 16 वाला, और मैं अभी आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, वो पहले लिख लेने दीजिएगा मुझे, मैं जरा साथ साथ बोल दूं। आपने वो पॉइंट्स मेरे से सुनते हुए जरा कंपैरिजन काइंडली करना। तो सबसे पहले अगर फेयर वैल्यू मॉडल ऑफ IAS 40 है, रिवैल्यू द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, रिवैल्यू द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी to fair value at the end of each account period। IAS 16 करनी जहन में लाए, IAS 16 प्लीज जहन में लाए, वहां भी ऐसे ही होता है। क्या हर साल रिवैल्यूएशन कंपलसरी है, तो सालों का गैप हो सकता है। रिवैल्यूएशन कब कंपलसरी है, whenever there is a significant difference between carrying amount and fair। IAS 16 में हर साल रिवैल्यूएशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हर साल के एंड पे रिवैल्यूएशन कंपलसरी है। लेकिन गलत तरफ ना कांडी चली जाएगा। अच्छा, डेफिनेटली रिवैल्यूएशन करेंगे कैसे, किसको किससे कंपेयर करेंगे, कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू से। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर साल कोई ना कोई डिफरेंस आए, अगर कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू सेम है तो फिर हो सकता है डिफरेंस ना ही आए, लेकिन ये कंपैरिजन हर साल होना, कंपैरिजन हर साल होना। क्या डिफरेंस जरूरी है हर साल आए, हो सकता है डिफरेंस ना आए, लेकिन कंपैरिजन हर साल करना है। लेकिन क्या कंपैरिजन करने से फिर डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंस या क्या होगा या क्या होगा, या फेयर वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी। अगर इक्वल है फिर तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर फेयर वैल्यू ज्यादा है या कम है तो फिर वो रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में गेन या लॉस आ जाएगा। आइए 16 जहन में लाएं, रिवैल्यूएशन लॉस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, और अगर सरप्लस आए तो इक्विटी का पार्ट बनता है फर्स्ट टाइम अगर आए, लेकिन अगर सरप्लस थोड़ा लॉस आ जाए फिर एडजस्ट होता है, और अगर सरप्लस लॉस के बाद सरप्लस आ जाए फिर रिवर्सल ऑफ लॉस भी होता है। वो सारी स्टोरी अपनी जगह। IAS 16 में तो ये जो आपने ट्रीटमेंट बताया ऐसे ही है, लेकिन IAS 40 में जरा एक सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट है, फिर वो क्यों है वो इंशाल्लाह बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले जरा एक और डिफरेंस जरा क्या है, एनी गेन or loss is recognized immediately in profit and loss। सेम है या डिफरेंट है,
सर जी सेम ट्रीटमेंट है, डिफरेंट है सर? वहां क्या ट्रीटमेंट है? लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, लेकिन गेन वहां इक्विटी का पार्ट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता है। यहाँ जाता क्यों है ये मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले जरा मैं पॉइंट्स आपके सामने लेता हूँ। मीन्स उससे अगर लॉस आए तो एंट्री बोले, हिम्मत 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 हिम्मत। फेयर वैल्यू लॉस थोड़े वर्ड जरा डिफरेंट इसलिए कर लेंगे ताकि रिवैल्यूएशन वर्ड से डिफरेंट हो जाए। फेयर वैल्यू लॉस डेबिट और प्रॉपर्टी क्रेडिट। लॉस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, एक्सपेंसेस में चला जाएगा। अगर गेन है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन अदर इनकम बने। अभी अदर इनकम बनना क्यों है ये इंशाल्लाह मैं बहस करूंगा, एंट्रीज आपके सामने रखता हूँ। लेकिन व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गेन लॉस ऑन दिस रिवैल्यूएशन? इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में जाता है। क्या ये डिफरेंस है? किसमें और किसमें डिफरेंस है? रिवैल्यूएशन मॉडल में प्लीज अगर गेन आए तो रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से वो इक्विटी का पार्ट बनता है, इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में नहीं जाता, बाद में फिर वो रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर होता है। ऐसे ही सर, लेकिन यहाँ गेन सीधा कहाँ जाएगा? अदर इनकम में। और क्या फिर ये ट्रांसफर भी हुआ करेगा? ये सीधा प्रॉफिट लॉस में चला गया तो देर ट्रांसफर की भी कोई सेंस नहीं रहेगी। एक आखिरी जरा सुन लें यहाँ तक। सर जी एक मिनट जरा, गलत हो गया, ठीक हो गया, लेकिन एक आखिरी आइए 16 दोबारा से में लाएंगे। अगर इवैल्यूएशन हो जाए तो आफ्टर इवैल्यूएशन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। कैसे यार, कैसे भाई? आफ्टर इवैल्यूएशन फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिलैक्स रह के मेरे अगले वर्ड सुनना जरा। देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ there is no concept of depreciation, there is no concept of charging depreciation if fair value model is used। क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ। there is no concept of charging depreciation if fair value model is used। अगर कॉस्ट मॉडल यूज करेंगे तो क्या फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? सर फिर चार्ज होगी सर, लेकिन अगर IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल यूज करेंगे तो ना डेप्रिसिएशन पहले चार्ज होगी ना रिवैल्यूएशन के बाद चार्ज होगी। क्यों नहीं चार्ज होगी इंशाल्लाह भी बात करते हैं। और प्रॉफिट लॉस में ये क्यों जाएगा? क्या ये भी सेम है या डिफरेंट है? और सर जी ये भी सेम है या डिफरेंट है? IAS 16 में अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा हो तो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। और कैसे चार्ज होती है? फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, वो सब कुछ वही है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाए ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की जगह, तो फिर IAS 40 में अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं तो दो मेजर चेंजेस है शायद। नंबर 1 डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रही, और नंबर 2 गेन हो या लॉस हो प्रॉफिट लॉस में जा रहा है। और शायद नंबर 3 में भी कह सकते हैं थोड़ा सा चेंज है, हर साल रिवैल्यूएशन होनी है। मैंने तो रिवर्स मॉडल में आपके सामने लिखा है, इसको जरा नोट कर लें। फिर मैं आज तो शायद नहीं, लेकिन फिगर्स के साथ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सर होगी सर, कॉस्ट मॉडल अगर यूज करेंगे आप तो इट इज सिमिलर टू IAS 16। क्या IAS 40 में कॉस्ट मॉडल यूज किया जा सकता है? और अगर कॉस्ट मॉडल यूज करेंगे तो वो वही है जो IAS 16 में था, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बिल्डिंग के पोर्शन की डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे होंगे अगर कॉस्ट मॉडल यूज करेंगे। लेकिन अगर IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल यूज करेंगे तो फिर फेयर वैल्यू मॉडल ऑफ IAS 40 में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, और अगर कोई गेन या लॉस आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। अब डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज नहीं करेंगे ये बात इंशाल्लाह मैंने कर। एक मेरे सामने एक क्वेश्चन है, ये चले अब नोट करें, मैं हम भी कर रहा हूँ।
जी सर जी, WDV की डेफिनेशन क्यों सुना है? WDV कैसे कैलकुलेट होती है? और अगर फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन अभी है ही नहीं या चार्ज ही नहीं हो रही, तो क्या ही WDV हो जाएगी? मसलन कभी आप लोगों ने वर्ड सुना है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस? सर कभी सुना हो सर? वैसे ही कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग बन रही है, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, कब होती है? अवेलेबल फॉर यूज होगी। लेकिन अगर बिल्डिंग बन रही है और ईयर एंड आ गया, तो जितना खर्चा हो गया होगा वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा। और अगर मैं आपको कहूं कि उसकी कैरिंग अमाउंट बताएं, तो कॉस्ट माइनस जीरो डेप्रिसिएशन, आप उसकी कैरिंग अमाउंट क्या देंगे उसे? कॉस्ट में क्या क्या लेंगे? एक्सपेंडिचर्स प्लस बोरिंग कॉस्ट, अगर IAS 23 एप्लीकेबल, तो विदाउट डिडक्टिंग एनी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट ही WDV बन जाएगी। सिमिलरली इधर भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को शुरू में हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लेंगे। हिम्मत हमेशा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को शुरू में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? पहला सेंटेंस ऊपर कॉस्ट पे। और अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी, तो फर्स्ट ईयर पे वही कॉस्ट WDV बन जाएगी। फेयर वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस अगर आ गया तो गेन लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। गेन लॉस रिकॉर्ड करने के बाद हमारी प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे आ जाएगी, वही फेयर वैल्यू विदाउट डिडक्टिंग एनी डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर के एंड पे WDV बन जाएगी, फिर उसका कंपैरिजन हो जाएगा। तो विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन जो भी कॉस्ट या फेयर वैल्यू होगी वही कैरिंग अमाउंट कहलाएगी। लेकिन बहरहाल ये बात फिगर्स के साथ हो जाए तो अच्छा है, तो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज लेकिन करनी जरा बता दें क्या क्या आपने रिवाइज करना है। हमें एक आध दिन बाद बोरिंग कॉस्ट की और IAS 8 की जरा जरूरत पड़नी है, तो दो क्वेश्चन जरा नोट कर लें, आज और कल का दिन में जरा उनको रिवाइज कर लीजिएगा। आज कल का दिन जरा कभी टाइम निकाल के, लेकिन कल तक मैक्सिमम एक IAS 8 का क्वेश्चन। अच्छा, अब ये जो मैं इस वक्त आपको इन दिनों में क्या करूंगा ना, ये पिछला रिवाइज करना है, ये कंपलसरी है। अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, साथ दोबारा मिल जाएंगे हम। लेकिन अगर आप टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो यकीनन फिर इश्यूज बढ़ते जाएंगे। यकीनन पुरानी चीजें हो गई हैं, रिवाइज भी करना है और फिर इन रिवाइज करके चीजों को नई चीजों के साथ मिक्सअप करके आगे बढ़ाना है। तो एक क्वेश्चन दूंगा दोनों का, तो बहुत ज्यादा इंशाल्लाह टाइम आपका नहीं लगेगा, रिवीजन ही करनी है आपने। रिवीजन का मतलब हरगिज ये नहीं कि दोबारा सॉल्व करें, लेकिन रिवीजन का मतलब ये जरूर है कि दोबारा सारी फिगर्स को गौर से ढूंढ के कैलकुलेट भी करें और देखें कि कहाँ से आई है, क्यों आई। पेज नंबर 131 पे क्वेश्चन नंबर 5 था, डेपोडेंस के नाम से IAS 8 का क्वेश्चन। इसमें चेंजेस इन इक्विटी भी बनी होगी, शेयर्स भी होंगे, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स आपके फेवरेट, और साथ साथ एक एरर भी हुआ डेप्रिसिएशन में, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होगी। ढूंढ लेंगे पेज नंबर कौन सा कहा मैंने। और एक बोरिंग कॉस्ट का जरा फुली कंप्रिहेंसिव रखना ताकि सारा कुछ इसमें आ जाए। पेज नंबर 297 पे ऑक्टागॉन होगा, सही फिगर्स रिवाइज होनी चाहिए सारी। तो ये दो क्वेश्चन है। आज का मेन वैसे काम पहला रेशियोज को दे टाइम, रेशियोज का जो मैंने टेस्ट वाला क्वेश्चन उसका पेज नंबर बताया, पेज नंबर रेशियोज का टेस्ट D176 पे 6 पे क्वेश्चन है, 7 पे आंसर है। फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे IAS 20 के हवाले से, और ये दो क्वेश्चन हैं, कुछ आज शुरू करें कुछ कल तक कंप्लीट करें। कल कोशिश करूंगा कि कोई नया होमवर्क ना हो ताकि सही तरह कल तक रिवीजन हो। अल्लाह हाफिज। जिन हजरात ने रेशियोज का टेस्ट मुझे वापस नहीं किया, कल आपके हाथ में होना चाहिए। जिनके पास है बेटा लास्ट टाइम में दे देंगे, वो लास्ट टाइम में भाई बेटा। जिन हजरात ने टेस्ट का आंसर सबमिट नहीं करवाया उन्होंने कल क्लास में सबमिट करवाना है। आवाज मेरी आई है सर? अनइंटरप्टेड आई है सर? अल्लाह हाफिज। ये मिस्टर मंजूर साहब आवाज आई है? हल्की सी आई है, दूसरे कान से फौरन निकल गई है। ये बेटा पेज नंबर 316 पे टेस्ट वाला क्वेश्चन, पेज नंबर 223 पे IAS 23 वाला फ्लो चार्ट, और साथ इसके 246 और 247 जो आज हमने थ्री वाला पढ़ा। और देन मैंने दो क्वेश्चंस अभी बताए हैं IAS 23 और IAS 8 के, इनको भी जरा टाइम निकाल के पहले इनको दे दें टाइम, बहुत ज्यादा शायद इन टाइम नहीं लगेगा। IAS 8 और IAS 23 का काइंडली जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए उनका फिर रिवाइज कर दीजिए, ठीक है।
ठीक है भाई साहब। उस्मान साहब फिर लेट हो गए यार, अच्छे पहले 5 मिनट 10 मिनट कल पहले आए थे, परसों बल्कि आ जाए। अगर 10 मिनट लेट आया जा सकता है तो 20 मिनट पहले भी आ जा सकता है, कोई इशू नहीं है, शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। लेकिन आपने एक दिन आए और अगले दिन फिर वही हो गया। जब रूटीन बन गई थी सही तो फिर तो कल का ही टाइम कर रहे हैं। ये सेट और 23 के कौन से क्वेश्चन है भाई साहब? वही है जो मैंने अभी बताए हैं। दोबारा सर जी लेक्चर सुन लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।